अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुबह ही सुबह आपका और हमारा साथ है। हफ्ते का आगाज़ है और हफ्ते का आगाज़ अब हमारे लिए एक तरह से अच्छी खबर भी है, लेकिन हमसाया मुल्क है तो उनके हारने पे थोड़ा सा दुख तो होगा। व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ गेम। क्या ऑस्ट्रेलिया ने कमाल किया यार। मसलन आप पाकिस्तान की हार का जितना दुख था ना, हाँ। सारा हम भूल गए और किस तरीके से जो इंडिया का गरूर है उस पर पानी फेरा ऑस्ट्रेलिया ने। वैसे गरूर की क्या बात करनी, ओवर कॉन्फिडेंट। मैं वही कह रही हूँ, हमारे पाकिस्तानियों को जितनी खुशी है ना इंडिया के वर्ल्ड कप हारने की, ये नेचुरल है। हाँ, ये बनती भी है कि हमारी टीम की अब बाहर निकलने की वर्ल्ड कप से अब वो आउट हो गई है, वो अब खत्म हो गई है। वो जो इतना दुख था ना वो खत्म हो गया। क्या कमाल का मैच था, घर के शेरों को घर पे ढेर किया है। अच्छा, जब इंडियन टीम ने पहले 3 आउट किए ना ऑस्ट्रेलिया के, तो उसके बाद कोहली और ये लोग जिस तरीके से इनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से एक बदतमीजी का ये लोग वो इजहार कर रहे थे, खिलाड़ियों के साथ हूटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम हमें भी ये लगा कि भारत वर्ल्ड कप ले जाएगा। लेकिन उसके बाद जब दोनों प्लेयर्स खड़े हुए हैं तो फिर मैच खत्म करके छोड़ा इन्होंने। एग्जैक्टली मैं कहती हूँ कि कमाल का। लबुशेन ने 57 रन स्कोर किए हैं और वो जो स्टीव हेड थे उन्होंने आई थिंक हेड ने 120 बॉल्स पर 137 बनाए हैं। क्या खूबसूरत। अच्छा, उसके बाद तो आगे मैक्सवेल का इंतजार किया जा रहा था। अच्छा नहीं, वो कुछ इंतजार तो क्या करते, बिल्कुल वन साइडेड मैच होकर रह गया, बिल्कुल वन साइडेड मैच था। अच्छा, उन्होंने फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स थे उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी फील्डिंग की। जो इंडिया इतने रन्स नहीं बना सका ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड थे वो। और आई थिंक इसके बाद कल की फतह के बाद ऑस्ट्रेलिया 6ठी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बन गया, 6ठी दफा वर्ल्ड चैंपियन बना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व भी करता है भाई। क्या कमाल की उनकी फील्डिंग। अच्छा, फिर उसके अलावा उन्होंने जो भारत को जो चालें चल रही थी ना भारत की, सबसे पहले वो नाकाम बनाई है। आपने देखा कि एक दिन पहले जो उनके कप्तान हैं उन्होंने उससे पहले पिच की पिक्चर ली है, क्योंकि आपको पता है भारत इससे पहले हेरा फेरी करता रहा है। तो सबसे पहले तो जो पैट कुमिंस हैं ऑस्ट्रेलियन कप्तान, उन्होंने पिच की पिक्चर ली है ताकि अगले दिन ये ना हो कि पिच चेंज कर लें। उसके बाद जब टॉस के अंदर भी हमने देखा है कि जो रोहित शर्मा है वो जब टॉस उछालते थे तो दूर जाते थे, पता नहीं चलता था। तो उन्होंने खुद जाके देखा, एम्पायर को कहा, एम्पायर ने खुद जाके देखा है। मतलब जहां जहां से भारत की चालों को नाकाम बनाया जा सकता था ना, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया टॉस भी जीता ना, टॉस जीतकर उन्होंने दावत भी दी है आईजी पहले बैटिंग करें, आप पता चल जाए इन तिलों में कितना तेल है। तो पता चल गया कल के मैच में। कल वैसे विराट कोहली मैन ऑफ द क्राउड खामोश हो गया था, बिल्कुल खामोश हो गया था। मुझे लगा कि उन्होंने वो जो फायरवर्क्स करना था ना वो भी थोड़ा किया है। अगर इंडिया जीतता तो शायद मुझे तो इतने की भी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो इतनी की भी उम्मीद नहीं थी। एक जब ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जारी थी और ऑस्ट्रेलिया जीत के करीब था, इतना हु का आलम था। और पैट कमिंस ने एक दिन पहले क्या खूबसूरत बात की थी। उन्होंने उसको सच कर दिखाया है। उन्होंने कहा इससे खूबसूरत कोई लम्हा नहीं होता है कि जब 1.25 लाख के करीब लोग सब आपके मुखालिफ हों और फिर उनको खामोश करवा दिया जाए। और खामोश हो गए थे खामोश, ऐसा हु का आलम था, लग रहा था स्टेडियम में बंदा ही कोई मौजूद नहीं। अच्छा, जितनी इंडियन सेलिब्रिटीज थी ना, चाहे वो क्रिकेट के हों या शोबिस के हों, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, पीएम नरेंद्र मोदी थे स्टेडियम में, मतलब हर तरह की सेलिब्रिटी मौजूद थी और सबको यही था कि शायद आज हम जीत के ही जाएंगे। और वैसे भी आज देखा जाए फेवरेट भी इंडिया ही था। बिल्कुल, फेवरेट भी इंडिया ही था। और ये कहा जा रहा था कि हॉट फेवरेट है इंडिया। तो हॉट फेवरेट इंडिया से हमारे साथ हॉट फेवरेट गेस्ट हमारे मौजूद हैं। चंद्रशेखर जो कि नई दिल्ली से मौजूद हैं, इसके अलावा साजिद खान साबिक क्रिकेटर हैं। इन दोनों ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग में। सबसे पहले इंडिया की तरफ रुख करती हूँ, पता करते हैं कि वहाँ पर क्या इस वक्त हालात है। चंद्रशेखर साहब, आप बताइएगा इस वक्त इंडिया के अंदर क्या, हम तो अब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं बोल सकते, क्या करें हम चाहते थे हमारा हमसाया मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया तो हमसे बहुत दूर है, हमारा हमसाया मुल्क अच्छा परफॉर्म करता और जीता वर्ल्ड कप। हमारी ख्वाहिश थी, चाहे 100 में से 1% थी, लेकिन थी जरूर। कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ठीक ऐसा ही हुआ। बहुत सी तैयारी थी, बहुत सा जो कहते हैं हल्ला मचा रखा था। पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है। इनफैक्ट हमारे जो कुछ लीडर्स थे, टॉप लीडर्स के समेत, वो जब उससे पहले कोई रैली कर रहे थे पॉलिटिकल, वहां पर भी हिट विकेट ऐसी बातें कर रहे थे जैसे वोट इसी से मिलेगा। खैर
मैंने कहा ना, ये एक अलग दौर है ये भारत के लिए, इंडिया के लिए। अब तो भारत हो गया, अब इंडिया तो, अब तो टीम इंडिया भी टीम भारत चीयर करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। और हम अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे थे, ऐसा भी नहीं है, हमने 10 मैचेस जीते थे। लेकिन किस मूर्ख जो कहते हैं ना, एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, किस मूर्ख ने कहा था कि यहाँ पर जब 1 लाख लोग होंगे, 1,30,000 सो कॉल्ड लोग, वैसे इतनी कैपेसिटी नहीं है, कभी इस पे अलग बात करेंगे, लेकिन कि यहाँ पर एक ऐसी विकेट दी जाए जो स्लो भी नहीं, एक ड्राई वेरी ड्राई विकेट। जितने भी लोग मेरे यार दोस्त वहां पर मैच कवर कर रहे थे, इससे ज्यादा ड्राई विकेट कभी नहीं देखी। किस मूर्ख ने कहा था? आपके पास वर्ल्ड का सबसे अच्छा पेस अटैक है, आपके पास वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं, और उसके बावजूद भी आप एक ऐसा ट्रैक देते हैं जो अननोन आपके लिए भी है। अगर आपको सेमीफाइनल याद हो, एक पहले विकेट खेलनी थी, एक अननोन विकेट पे खेलना था जिस पर मैच नहीं हुआ था, लास्ट मोमेंट पे शिफ्ट कर दिया था आईसीसी, जो कि एक चमचा है हमारे भारत का। वो तो कहते हैं जी ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है, तो कल फिर क्यों अननोन पे खेल लिए? कल भी खेल लेते इंडिया पाकिस्तान वाली विकेट पे। आपने एक ऐसा शोर मचाकर ऐसी कोशिश की कि हम ऐसी विकेट देंगे जो शायद हम ही चलेंगे। आप भूल गए कि टॉस भी कोई चीज होती है, आप भूल गए ड्यू भी कोई चीज होती है, आप भूल गए कि उनके पास भी उतने ही अच्छे प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छे फाइटर्स हैं जो आपको धूल चटा सकते हैं। भूले नहीं है, ये कुछ और ही माजरा मुझे लग रहा है। शेखर साहब साथ ही रहिएगा। साजिद खान साहब आप बताइए, ये जो बड़ा टॉस पे पिच पे बात कर रही थी कि भारत इसमें कुछ तब्दीली कर रहा है, और कल तो खुद जाकर उन्होंने टॉस देखा भी है कि जीते हम ही हैं या इंडिया जीता है, वरना हमेशा हमें तो ये नजर आया कि रोहित शर्मा और उससे जो एक दिन पहले पिच की पिक्चर ली है पैट कमिंस ने, हाँ, ये भी पैट कमिंस की बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने कहा कि पिच पे अब दोबारा कोई बात भी ना करे। खान साहब आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, तमाम पैनल को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम। नहायत ही उम्दा मौजूद, नहायत ही उम्दा मॉर्निंग शो पूरी दुनिया में यकीनी तौर पर देखा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है। बात एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट बात करूंगा। देखिए, क्रिकेट आईसीसी का इवेंट है, बीसीसीआई ने इसको हाईजैक किया हुआ। एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक यकीनी तौर पर जो कारकर्दगी, मैंने भी डिफरेंट चैनल पे इंडिया को फेवरेट करार दिया और इंडिया को जो 10 मैच जीतते हुए आ रही थी, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए आ रही थी, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। यकीनी तौर पर जो दुमाया कोच, उनकी कोच जो यकीनी तौर पर जो है डेविड, वो यकीनी तौर पर टीम होटल चली जाती है, ग्राउंड जाते हैं, पिच का मुआयना करते हैं। ये फाइनल का जब बात की जा रही है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो पिच से 2 घंटे पहले जो प्रैक्टिस वाले दिन डेविड उस पिच पे मौजूद थे, 2 घंटे उस पिच के पास थे और स्लिप में प्रैक्टिस हो रही थी। जो मेरे अपने जराए बताते, स्लो पिच बनाने की तैयारी की जा रही थी और ड्राई विकेट की, मेरे कुलीग ने बहुत प्यारी बात की, ड्राई विकेट बैकफायर कर गया इंडिया को और इंडिया के हाथ पांव फूल गए। यकीनी तौर पर जो कहते हैं ना, जो 5-6 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जो पहला मैच आपको याद होगा जिन्होंने बनाया था आईसीसी का, बीसीसीआई का इवेंट था, जो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हरा था। विराट कोहली का अगर कैच ना छोड़ते, 3 विकेट वो हासिल ना करते ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया मैच जीत जाता है। तो ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, जीतता वही है जो बड़े दिल से खेलता है, बड़े प्लान से खेलता है। और ऑस्ट्रेलिया ने होमवर्क बहुत अच्छे किया था, प्लान बहुत अच्छा किया था। जैसे पिछले 3-4 दिन में जो पिच के हवाले से पूरी दुनिया में और टॉस के हवाले से जो स्क्वायर बना हुआ था, जो कॉइन फेंकते हैं, वहाँ पर टॉस नहीं जा रहा था और पूरी दुनिया में इस बात को आड़े हाथों लिया। और जो सोचो पूरी दुनिया में, जैसे चंद एक बड़े अखबार में खबर भी आ गई, पिच चेंज हो गई, उससे इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया इंडिया का। और जिस तरह 2011 का स्क्रिप्ट के तहत बात की जा रही है, 2011 में भी इंडिया वर्ल्ड कप जीता, 2023 में भी इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, स्क्रिप्ट के तहत जीतेगा। स्क्रिप्ट का मतलब इन्हों तो प्लान के बल्कि खेल के साथ जीतेगा, मगर यहाँ पर बैक प्लान हो गया, बैक फायर हो गया। इसमें रोहित शर्मा की कप्तानी उस फ्रंट से नहीं रही जिस तरह से होना चाहिए था। टॉस विन द मैचेस जरूर होते हैं, टॉस विन द मैचेस बैक फायर हो गया। यहाँ लगे क्रिकेट, एज ए क्रिकेटर बात करूंगा, टॉप लेवल के प्लेयरों को मैंने कोच किया, वसीम की बात करूँ, मोइन की बात करूँ या शुएब अली के, सरफराज अहमद की, मगर बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और चौथा होता है कप्तानी। तो ऑस्ट्रेलिया ने चारों शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग तो खेली है साजिद, लेकिन शेखर साहब हमने कल देखा कि 9 ओवर्स तक जब तक रोहित शर्मा खड़े रहे, बड़ी एग्रेसिव बैटिंग थी।
रोहित के आउट होने के बाद आपको लगा नहीं कि कोहली जो है थोड़े से जरा सेल्फिश नजर आए हैं, यानी कि 8-10 ओवर के बाद 9 ओवर से लेके 25वें ओवर तक बाउंड्रीज ही नहीं लगी हैं और लग ऐसे रहा था जैसे कोहली जो है वो अपने लिए खेल रहे हैं, उनकी टीम का नहीं है। जिस तरीके से एग्रेसिव बैटिंग होनी चाहिए थी और फिर आपने देखा कि रन रेट जो 9-10 पे जा रहा था वो 5 पे आके खड़ा हो गया, तो लगा नहीं कि कोहली ने कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस का मुजाहरा किया है। देखिए कोहली का रोल ये था, जैसे ही रोहित आउट होते थे आप पूरे टूर्नामेंट में देखे कोहली बिल्ड करते थे टीम की इनिंग्स को, उनके साथ शुभमन गिल मारते थे, उनके साथ आकर के केएल राहुल मारते थे, श्रेयस अय्यर मारते थे। कल सब कुछ फ्लॉप हो रहा था, कल सिर्फ कोहली थे, तो अगर वो भी मारने लगते तो शायद जो स्कोर पहुंचा है वो भी नहीं पहुंचता। मैं उनको दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो प्रॉब्लम है, अगर आप हमारे कप्तान से पूछते बहुत कमाल की पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेले, तो वो इस विकेट को नहीं लेते, वो इस पिच को नहीं मानते। ये शायद कोच राहुल द्रविड़ जैसे जो कहते हैं ना दकियानुसी विचारों वाले बहुत सेट पैटर्न वाले व्यक्ति का काम है। कल उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, ऊपर वाला शायद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ना दे, क्योंकि ये किस तरह के नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना उन्होंने अगर उनके ताल्लुकात मोदी साहब के साथ अच्छे हुए तो मिल जाएगा, वहाँ और यहाँ दोनों तरफ सियासत ही है। फिर तो यहाँ एक स्टैंड भी बन जाएगा उनका, नरेंद्र मोदी के साथ स्टेडियम में अंदर स्टैंड भी होगा, खैर वो अलग चीज है। हमारे भीषण सिंह बेदी साहब हुआ करते थे ना पुराने कमाल के, जिनके अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, उनको एक बार बहुत पहले जब जालंधर का स्टेडियम बना था, बल्टन पार्क, जब वहां पर इंडिया पाकिस्तान का गेम हुआ था इफ यू रिमेम्बर, तो वहां पर उनको ऑफर किया गया था कि आपके नाम पर हम स्टेडियम करना चाहते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ दिया था, कहते वाहे गुरु, अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरे नाम पे कर रहा हूं, मरने के बाद करना ना, इतना खराब मत करो मेरा नाम। तो खैर ये दौर अलग है, ये दौर अलग है। खैर फिर से क्रिकेट पे आते हैं जी। पहली चीज कि कहते हैं, इवन बीसीसीआई वाले भी कहते हैं, उनसे पूछो राहुल द्रविड़ क्यों, उनको वो कहते हैं जी अब एक हाथी को हमने कमरे में घुसा दिया ड्रेसिंग रूम में, अगर हाथी को निकालने की कोशिश करेंगे तोड़ फोड़ कर देगा। इस तरह का मतलब कि आप ना कहीं कुछ एक लोगों को लेकर के फिर डर जाते हो, फिर लगता है कि इतना बड़ा नाम है, कहीं होगा क्या होगा क्या नहीं। बट फैक्ट इज राहुल द्रविड़ एज ए कोच पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहे हैं। उनका टेन्योर और रवि शास्त्री का अगर कंपेयर करो, दोनों ही कोच नहीं थे, दोनों ही खैर एक तरह से नॉन कोचेस थे, लेकिन इनका ये मोटिवेटर भी बहुत अच्छे नहीं है, ये अपने आप के विचारों में फंसे रहते हैं। और कल भी यही हुआ, इफ यू आस्क एनी प्लेयर वो ये विकेट नहीं चाहते थे, लेकिन ये राहुल द्रविड़ और ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट जब प्रेशर करती कि नहीं एक ऐसा प्रेशर डालिए, आपके पास 3 वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर है, आप सोच सकते हो कि आपके पास वसीम अकरम, वकार यूनिस और एक और बॉलर है, और सडनली आप एक ऐसे अननोन स्लो ड्राई ट्रैक पे चले जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, ये शर्म वाली बात है कि आपने ऐसा ट्रैक चुना। अच्छा शेखर साहब, वैसे इंडियन मीडिया किस तरह से इसको रिपोर्ट कर रहा है, और फिर इसके साथ साथ जो ऑडियंस थी, मैं चाहूंगी उनका रिएक्शन भी बताइएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद तो बिल्कुल खामोशी थी, जितने भी लोग थे, लाख थे या नहीं थे, बिल्कुल खामोशी थी। और मोदी साहब भी सिर्फ ऑस्ट्रेलियन बैटर से मिले हैं, अपने तो जो बैटर्स थे उनके अपनी टीम देने के बाद पिक्चर तक नहीं बनवाई उनके साथ। हाँ, तो वो मतलब किस तरह से इसको पूरी कौम सख्ते में होगी इस टाइम, आई एम श्योर। और इसमें कोई वो नहीं है, हम समझते हैं, हमारे हम भी समझते हैं, अगर हमारे साथ जब ऐसे हुआ था हम भी इसी तरह सख्ते में थे कि हमारी टीम आउट हो गई। देखिए मुझे नहीं मालूम आपका मीडिया, मैं तो जो सुनता हूँ काफी कुछ बोल जाता है। जो शो मैं ए न्यूज पर देख रहा हूँ, वसीम अकरम और 4 कप्तान बैठे हुए जो कहानियां वो सुनाते हैं, हमारे क्रिकेटर सुना करके देखे बीसीसीआई बैन करके और सेट कर देगा, घर पे बिठा देगा। तो पहली बात तो देखिए, आप एक चीज समझिए, आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में मीडिया में पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पर अब 2 तरह के मीडिया है। एक वो जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत बता देते हैं, वो थोड़ा सच बताएंगे। एक दूसरा मीडिया है जिसको खरीद लिया गया, जो गोदी मीडिया हम बोलते हैं। तो पहली बात, उस मीडिया ने ऐसे हल्ला मचा रखा था जैसे वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, अब सिर्फ ट्रॉफी लेने हम जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी साहब एक सिर्फ टीम को ट्रॉफी देने जाएंगे। माहौल ऐसा ही और था। दूसरा मैंने कहा, हाँ, और दूसरा पॉलिटिकली एक ऐसा हो गया हुआ है कि पूरे टूर्नामेंट में आप देखें, बीसीसीआई पहले से कह रही सब टिकटें बिक गई और सारे स्टेडियम्स खाली थे इससे पहले के। अच्छा, उसमें से बाद में पता चला कि जी 20-20, 25-25 हजार टिकट रखी जा रही थी अपने समर्थकों के लिए, अपने जो फैंस थे, जो कि एक पर्टिकुलर पार्टी के थे, ताकि वहां एक हल्ला मचाएं और वही सब कुछ हो जो पहले हो रहा था। एक ऐसे नारे लग रहे थे, कैसे स्लोगन्स हो रहे थे जो क्रिकेट के लिए शर्मसार है।
मैंने शेखर साहब, ऐसा वैसे क्रिकेट का जितना माहौल भी आप कभी ना नहीं देखा। सच बोलते हैं, हमें कई दफा आपसे हमदर्दी भी होती है कि आप भारत में रह के इस तरह का सच बोल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं, नहीं नहीं, कैसे आपको सभी लोग बोल रहे हैं। भारतीय मीडिया बर्दाश्त करता होगा लेकिन नहीं, नहीं, सभी लोग बोल रहे हैं सच। और प्रॉब्लम यह है कि जो सुन रहा है लोगों को, क्योंकि यूट्यूबर्स को तो कम देखते हैं या इस तरह से कम देखते हैं, जो बाकी का बिका हुआ मीडिया उसको देख रहे हैं, और लोगों ने अब टीवी देखना भी बंद कर दिया। तो मैंने कहा ना, मुझे 30 साल हो गए क्रिकेट को कवर करते हुए, उससे पहले खेल रहे थे सब कुछ, लेकिन ऐसा माहौल नहीं देखा जहां पर इस तरह से सभी लोग कहे कि वन साइडेड क्यों। जो अच्छा खेल रहा है करिए ना अप्रिशिएट। Exactly. अगर पाकिस्तान जीत रहा है जीतने दीजिए, ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है जीतने दीजिए। आप सबसे अच्छा क्रिकेट खेले, आप भूलिए मत इस चीज को। हमने 10 मैचेस बहुत अच्छे खेले, कमाल का क्रिकेट खेला, लेकिन उसके बावजूद भी डर कर खेल रहे, उसके बावजूद भी आपको 20-40 हजार ऐसे फैंस बीसीसीआई को घुसाने पड़ रहे हैं, जिससे आपकी पार्टी का कुछ कहते प्रचार हो। क्यों, किस लिए किया जा रहा है? और तीसरी चीज जो मेरे दूसरे साथी भी बोल रहे थे, आईसीसी को हाईजैक कर दिया। अरे मैं कह रहा हूँ आईसीसी है कहाँ? आईसीसी की औकात क्या है? आईसीसी से आज हम पल्ला छुड़ा लें तो वो जो कहते हैं भिखारी बन जाएंगे वो लोग। तो इसलिए ये जो हमारा जिस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर है या दूसरा जो फाइनेंशियल प्रेशर है, उससे वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत नुकसान हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम हारे हैं, मुझे बहुत दुख है, लेकिन हम जिस टीम से हारे वो बहुत अच्छी टीम खेली है। उन्होंने विकेट को ज्यादा अच्छा रीड किया। उन्होंने टॉस जीतकर पहले ये नहीं कहा कि हम बड़ा स्कोर लगाएंगे, उन्होंने कहा आ जाइए जरा देखते हैं कितना रन लगाएंगे, और बहुत अच्छा क्रिकेट हुआ। हम उसके बावजूद भी उनके 3 विकेट लेकर 40 कुछ पर मुझे लग रहा था मैच अभी भी बनेगा, लेकिन फिर से वही, क्या आपकी ये बेस्ट टीम थी? अगर आपने स्लो टर्नर लिया था, एक बिल्कुल ड्राई विकेट ली थी, तो अश्विन साहब जो वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ स्पिनर है, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, माइंडसेट राहुल द्रविड़ का है। उनको नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेट से जो शायद एक पार्टी को सूट नहीं करती। उनको नहीं खिलाया पूरे टूर्नामेंट में, रुला करके रख दिया, चाहे स्लो विकेट पे खेले चाहे फास्ट पे खेले। अरे अगर कल अश्विन होते तो शायद गेम अलग होती। लेकिन सर दूसरी तरफ ये भी देखें ना साजिद भाई, दूसरी तरफ ये भी देखें कि नफ्स की मुकम्मल गेम नजर आई है, काउंटर स्ट्रेटजी नजर ही नहीं आई है इंडिया की। आप देखें कि जिस तरह इंडियंस खिलाड़ियों के हाथ पांव फूल गए थे जब कोहली के आउट होने के बाद, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट हुए हैं, उसके बाद जिस तरीके से कॉन्फिडेंट होकर बैटिंग की है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने, तो उससे लगा नहीं आपको कि ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल तैयारी के साथ था? अहम चीज़ ही नफ्स पर काबू पाना था, जिसपे उन्होंने ओवरकम किया है, और उसके बाद उन तीनों ने मैच खत्म करके छोड़ा है। वजात भाई, वो इंडिया की टीम चलती है, विराट कोहली भी 80 सेंचुरियां बना चुका है, 50 सेंचुरियां बना, 51 सेंचुरियां बनाना चाह रहे थे, 300 इसमें बनाए, 350 बनाए, 700 से ज़्यादा उसने रन बनाए। वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, नौजवान का रोल मॉडल। मुझे कप्तानी का यहाँ दारोमदार लगता है। जैसे विराट कोहली को हटाया था, मैं भी ये समझता हूँ इस तरह विराट कोहली के वहाँ भी 8-9 कप्तान, आपको याद होगा वेस्ट इंडीज उनकी टीम गई थी, 8-9 कप्तान बन गए थे। उसके बाद मेरे ख्याल है 12 साल तक ये वर्ल्ड कप जीत सकते थे, मगर वो बात यकीनी तौर पर जो जिनकी नीयत सही ना हो, और नीयत के साथ जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, जो सिलेक्शन ऑफ टीम सेलेक्ट ना किए हो, मैं समझता हूँ बैकफायर कर गया, टोटली बैकफायर कर गया। ओवर कॉन्फिडेंस क्रिकेट में आता है, वो नजर आया। ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक बात की जाती है, वो बहुत अच्छा हुमर करके फ्रंट से लीड किया उनके कप्तान ने, और उनके खिलाड़ी और उनके फील्डरों को पूरा सपोर्ट किया है। आउटस्टैंडिंग। अगर ट्रेवल का कैच देखिए, क्या कैच किया उसने, वहीं से मैच चेंज हुआ है। रोहित शर्मा का नामुमकिन कैच बनाया है। तो ये चीज ना भूले, उन्होंने बहुत ही प्लान के साथ, प्लान ए से गए तो प्लान ए तक आखिरी तक गए। इंडिया की तरह पैनिक नहीं हो गए। इंडिया तो बैकफायर इस तरह कर गया, उनके जो ज़हनी तौर पर उनको प्लान बी पे जाना ही नहीं आ पाया, सी पे नहीं गए, तो तमाम उनके प्लान फेल होगा। दूसरी चीज, वो उनका होम क्राउड का उनके अपना बहुत ज्यादा प्रेशर उन्होंने हावी कर लिया था, क्योंकि 10 के 10 मैच जीते थे, ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहे थे। तो ये चीज डू एंड डाई, नॉकआउट का मैच होता है। और ऑस्ट्रेलिया को याद होगा 87 में भी वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं, 2003 में भी इंडिया को हरा चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ इंडिया की जीत यकीनी तौर पर मुंह से लेके गए और कॉन्फिडेंस लेके गए। और जिस तरह जैसे मेरे दोस्त बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर आईसीसी का इवेंट है, और आईसीसी का इवेंट बीसीसीआई ने हाईजैक किया है। एशिया कप होता है, हमारे लोगों पे, हमारे शर्ट पे हमारा नाम नहीं लगा, हम स्पॉन्सर, हम टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान का लोगों का नाम नहीं लग रहा था। ये क्या हो रहा है? जय शाह ने क्या पूरा जय शाह ने पूरा टूर्नामेंट को अपने साथ हैंडल किया हुआ है, और 1
मैन शो बन के उसने दिखाया, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, जो मैं चाहूंगा वो करके दिखा दिया उसने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगी शेखर साहब, लास्टली हमें फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करना है, आप लास्टली कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तानी ऑडियंस को? देखिए, मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान जिस तरह का क्रिकेट खेला, बहुत मैं कहूंगा बहुत एनकरेजिंग नहीं था, लेकिन एक बिल्ड की जा सकती है साइड। उनके जो बॉलर्स थे अपने पोटेंशियल पे बॉल नहीं कर पाए, और इंडिया में जो उनको मैं कहूंगा कि लोगों ने तो बहुत साथ दिया। स्टेडियम में बेशक कैसे भी नारे लगे हो, तो लोग तो पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, हमसाया मुल्क है। मुझे तो कभी ऐसा असल नहीं में लगा जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था स्टेडियम में, जो इंडिया की कल हालत थी, पाकिस्तान की तब हालत थी। बिल्कुल। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान को लगातार खेलना चाहिए। मुझे नहीं मालूम ये पॉलिटिकल क्या स्टैंड आउट है क्या नहीं, लेकिन एशेज से अच्छी सीरीज इनकी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से सीरीज इनकी अच्छी है। हम कहीं भी खेलने जाएं वर्ल्ड वाइड, जो मजा इंडिया और पाकिस्तान का आता है, और वो भी खेलने में या तो इंडिया में खेल रहे हो या पाकिस्तान में, ये थोड़ी दुबई या कहीं और क्यों झुकने की जरूरत है? जो आप कह रहे थे कि एशिया कप में भी क्या जरूरत थी खेलने की? कह देते आईसीसी को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को, हम नहीं खेल रहे, क्या होगा, कितना फाइन लगा देंगे? देखिए, पॉलिटिकल स्टैंड लेने की भी जरूरत है। आप जितना झुकेंगे आपको झुकाया जाएगा। आपके पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो स्टैंड नहीं ले रहे। आपको कहते हैं चलो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो हम श्रीलंका खेल लेंगे। क्यों खेल लेंगे भाई, जब तुम होस्ट कर रहे हो? अब आपकी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, अब फिर कर लेना वैसा ही। अगर इंडिया में यही पॉलिटिकल हालात रहे, आपके पास हम आएंगे नहीं, फिर चलेंगे हम श्रीलंका, दुबई, वर्ल्ड टूर पे चल पड़ते हैं आप लोग। तो देखिए, ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि क्रिकेट है, और ओलंपिक्स में भी ना रशिया के बिना अमेरिका चला था, ना अमेरिका के बिना रशिया चला था। फाइनली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, वहां इजराइल के साथ सबको खेलना पड़ता है। तो इसलिए ये किसी गलत फहमी में मत रहिए, आप जितना झुकेंगे आपको झुकाया जाएगा। बट एनीवे, आई थिंक इट वाज अ गुड टूर्नामेंट। इंडिया के लिहाज से बहुत से पॉजिटिव्स हैं। हमारी वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग बैटिंग साइड होकर उभरे हैं, लेकिन जो कहते हैं एक माइंड गेम में हार गए, और दूसरा एक कोच की वजह से हार गए, जिस कोच का कल टर्म खत्म हो गया होपफुली। लेकिन चलिए सर, फिर भी इंडिया ने मुकाबला बहुत अच्छा किया। थ्रू आउट टूर्नामेंट में इंडियन टीम अनबीटेबल रही है। अगर फाइनल में जाके एक मैच हार भी गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी इंडिया को लिवरेज मिलनी चाहिए है कि बहुत जबरदस्त इवेंट था, बहुत शानदार इंडिया खेला है, और नो डाउट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया डिजर्व भी करते थे। हार जीत तो होती है। और एक लास्ट चीज बिफोर यू गो, पूरे कभी भी हम वर्ल्ड कप खेलते थे, कभी भी, इससे पहले 2011 में भी किया, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स जो फॉरेनर्स के लिए रखी जाती थी। ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ऑस्ट्रेलिया को एक बल्क दिया जाता है, पाकिस्तान है, बल्क दिया जाता था। इस बार आपने देखा सिर्फ ब्लू और ब्लू होगा, किसी को कोई टिकट से नहीं। पाकिस्तान के चेयरमैन गए थे, उनको बता दिया 20,000 आने देंगे, बाद में 2 लोगों को नहीं आने दिया। लास्ट मतलब कि ये प्रॉब्लम्स है जो मुझे लगता है एक इवेंट बनाने की कोशिश की जाती है वोट लेने के लिए, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, लगातार वोटिंग हो रही है इस दौरान भी, वर्ल्ड कप के दौरान। तो ये बहुत गलत है। आईसीसी को समझना पड़ेगा कि कितना बिकोगे, कितना गिरोगे। अरे कभी तो उठने की कोशिश कीजिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच चंद्रशेखर साहब। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात तो रहेगी। और साजिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ये है जी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि ख़त्म हो गया, लेकिन ये था कि थ्रू आउट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। चाहे पाकिस्तानी टीम आउट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्टिल ये जो आईसीसी क्योंकि सबसे बड़ा ये था वर्ल्ड कप, तो इसमें एक्साइटमेंट थी। अब उसमें हुआ ये था कि जब वर्ल्ड कप के दौरान जब इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, सब ने देखा होगा, और फिर उसके बाद ट्विटर पर तो भरमार आ गई, उसकी स्क्रीनशॉट्स लिए गए, वीडियोस चल गई। फ्री पैलेस्टाइन एक शख्स ने शर्ट पहनी हुई थी, और वो भागते भागते, मुझे ये समझ नहीं आई वो सारी रुकावटें अबूर करते कैसे इंडिया में तो विराट कोहली के पास उनकी बाउंड्री पे वो जंगले लगे होते हैं, वो कैसे विराट कोहली के शोल्डर पे उसने हाथ रखा हुआ है, फ्री पैलेस्टाइन। मुझे समझ नहीं आई कि ये आया कैसे। अच्छा, विराट को घबराया हुआ लग रहा है। शख्स की हिम्मत को दाद देनी चाहिए है कि कितनी सिक्योरिटी को ये ब्रीच करके यहाँ तक पहुंचा है। बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि स्टेडियम में इतनी सख्ती होती है, इतनी सिक्योरिटी होती है, लेकिन हेड्स ऑफ टू दिस मैन के इस शख्स ने अपना जो टारगेट लॉक किया था वहाँ तक पहुँचा है, और उसके बाद बड़े आराम से इसने जो है ना अपना ये भी बड़ा एक, लेकिन ये मतलब दोनों साइड पे स्पेक्टेटर्स जो हैं मेरा उनसे ख्याल है गुजरने कि का कहीं ना रास्ता कहीं इसको कुछ उन्होंने लिवरेज दी होगी ना, तभी यहाँ तक पहुँचा है। मैं पता नहीं, लेकिन ये दोनों तरफ जंगले होते हैं। जिस तरीके से फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया है और जिस तरह ग्राउंड में आया है,
तो ये एक मिसाल है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें, उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं और जिस तरह वर्ल्ड कप उसने फतह किया है, किस तरीके से आके वो कोहली के साथ खड़ा हुआ है और उसके बाद फिर उसने फ़लस्तीन के मामले में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वैसा मेरा ख्याल है ये एक अच्छा जेस्चर है, दुनिया में इसी तरह होना चाहिए। अच्छा, उससे ज़्यादा विराट घबरा गया था, विराट एकदम से पीछे हो गया। जैसे वो शख्स आया है, उसने शोल्डर पे हाथ रखा है, वैसे ऐसा हो वो बिल्कुल ऐसे विराट कोहली जो है ना वो घबराए हुए नजर आए हैं कि ये क्या एकदम से आके वो अचानक, ये बहुत अनयूजुअल है ना, स्टेडियम में इस तरह हुआ नहीं है। तो ये खैर जनाब वर्ल्ड कप जो है अपनी बड़ी खूबसूरत यादों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। अपने इस प्लेटफॉर्म से हमने भी कोशिश की, हमारा जो कांस्टेंट फैक्टर था इस प्लेटफॉर्म का वो एंटरटेनमेंट था और हमने भी पूरी कोशिश की कि वर्ल्ड कप की लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है आपको अपडेट करें और फाइनली वर्ल्ड कप फिर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, वर्ल्ड कप तो इख्तिताम पजीर हो गया है लेकिन स्मोक का मामला जूं का तूं है। तमाम तदबीरें की गई लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि स्मोक के बादल हैं, छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कभी लाहौर पहले नंबर पे आ जाता है, कभी कराची पहले नंबर पे आ जाता है। बस यही चेंजेस हो रही हैं, सूरत हाल तो उसी तरह है। पंजाब के अंदर तकरीबन जितने भी इलाके हैं लाहौर के इर्द गिर्द जो लाहौर के मज़ाफ़ात को टच करते हैं वो सब एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ही आलूदा हैं और सब 400 प्लस है। किसी का जो AIQ लेवल है वो 406 है, किसी का 422 है और लाहौर का तो एक टाइम पर 460 तक चला जाता है। कभी लाहौर, कभी कराची, कभी मुल्तान, सबकी दौड़ें सुबह उठती हैं, सांस लेना, ऑफिस तक आना मुहाल हुआ होता है, आंखों में जलन होती है, गले के अंदर बाकायदा पता चलता है कि डस्ट पार्टिकल्स अंदर जा रही हैं स्मोक की वजह से। इतनी बुरी हालत होती है। इसी पर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट हैं जो कि इन्वायरमेंट को समझते भी हैं और स्मोक के बारे में हमें मज़ीद भी बताएंगे, डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा, ये जो स्मोक का हमें सामना करना पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल चेंजेस इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि अब छोटे मोटे इनिशिएटिव्स के स्कूल बंद कर दें, कॉलेजेस दफातर बंद कर दें तो और फिर उसके साथ साथ जो है कि फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं ताकि स्मोक बने ना। असल बुनियादी वजह है क्या, हमें समझ नहीं आ रहा। चले लाहौर के अंदर तो ये सब कुछ हो रहा है, कराची तो सारा इंडस्ट्रियल है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आलूदा है फ़ज़ा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। असल में जो इसका जो भी तदारुक करने के लिए कोशिशें हो रही हैं वो बड़ी शॉर्ट टर्म कोशिशें हैं। जो असल रूट कॉज है वो जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें तो जो 40 to 45% जो है उसकी जो कॉज है वो ट्रांसपोर्टेशन और उससे मुल्हिका जो भी अवामिल हैं वो उसमें शामिल हैं। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो भी रोल प्ले करती है, भट्टे जो हैं वो भी रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जो हमारी ये जो जलने ओपन बर्निंग होती है, चाहे वो फसल के हवाले से हो या वैसे ही जनरली लोग जो है अपनी आसानी के लिए कूड़ा करकट जो है उसको जो जलाते हैं, तो ये सारे अवामिल जो हैं वो इसमें जो है इसकी कॉज है, इसकी बुनियादी वजूहात में से हैं। असल मसला ये है कि हम जो तदारुक कर रहे हैं वो छोटी चीज़ों पे कर रहे हैं, जो बड़े शॉर्ट टर्म जो है उससे बेनिफिट जो है वो होते हैं, वो उसकी ज़रूरत है ज़रूर, लेकिन ये है कि जो मेजर प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का है, जो आलूदगी जो हमारी जो रिक्शे हैं, जो हमारे चिंजी हैं, जो बसेस हैं, जो ट्रक्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है और ये थ्रू आउट द ईयर रहती है। लेकिन चूँकि मौसम जो सर्दी में जो हवा का जो है जो डिफरेंस जो टेम्परेचर का है वो भी ज़्यादा होता है, वो गर्द जो है वो बैठती है, ठंडक की वजह से नीचे बैठ जाती है, तो उसकी वजह से ये महसूस ज़्यादा होता है। तो अब करने की जो ज़रूरत है वो तो ये है कि हमारे यहाँ ना गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं जो कि काफ़ी जो है उस धुएं को जो डीजल है या जो ऑयल है उसको जो है मैनेज करते हैं। इसी तरह जो ट्यूनिंग है वो भी जो है उसका भी बहुत फुकदान है। लोग जो है पैसे बचाने के लिए ट्यूनिंग जो है वो जिस तरह रिक्वायर्ड है उस तरह नहीं करते। क्वालिटी ऑफ ऑयल है, क्वालिटी ऑफ जो पेट्रोल है वो भी एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है।
तो सर ये ये चीजें बताइए, ऐसी डॉक्टर हैं। साहब ये बताइएगा, ये जिन चीज़ों की आप बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए हैं? आप क्या समझते हैं? स्कूल्स को छुट्टी जी। दे देना या स्मार्ट लॉकडाउन लगा देना, इज दिस इनफ, या आप क्या सजेस्ट नहीं। करेंगे? गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? देखें जी, इसमें तो जो है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब आप देखें, आज आप सड़कें चौड़ी करना जो है वो सोल्यूशन नहीं है। ट्रैफिक को मैनेज करना जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जब तक वो नहीं होगा, आप तकरीबन 100 में से जो है 80 से ज्यादा गाड़ियां ऐसी होंगी जिसमें एक शख्स सवार होके सफर कर रहा होता है, अपने ऑफिस जा रहा होता है। तो देखना ये है कि हम अगर उस जो हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अगर उसको बेहतर करते हैं, तो आपकी अगर 50% गाड़ियां भी रिड्यूस होती हैं तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो होगा। तो हुकूमत को इस सतह पे देखने की ज़रूरत है। ठीक है, वो छुट्टियां करें, बच्चों की सेहत ज़रूरी है, लेकिन इससे ये मसला हल नहीं होगा। ये मसला हर साल बढ़ेगा। हर साल आपकी गाड़ियां जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं और पुरानी गाड़ियां भी मौजूद होती हैं। तो अल्टीमेटली जो एयर पोल्यूशन है, वो जो पेट्रोल के जो एमिशंस हैं गाड़ियों के, उसकी वजह से वो बढ़ता ही जाएगा। तो डॉक्टर साहब सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल ठीक है, अगर बढ़ता ही जाएगा तो सोल्यूशन इसका क्या है? मतलब आप कह रहे हैं कि सब शॉर्ट टर्म किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म पर आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? जी, एक तो मैंने जिस तरह कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमारे यहाँ, जो जिस तरह मेट्रो बस है, मेट्रो बसेस जो हैं वो एक रूट पे नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहर, लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें, इंट्रासिटी होनी चाहिए, वो इंटरसिटी भी होनी चाहिए और इंटरसिटी भी जो है ज्यादा अवेलेबल हो। अब आप गजू माता से शादरा तक का तो सफर ठीक है, लेकिन जो लोग आते हैं ठोकर से या जो दूसरे इलाकों से आते हैं, वो तो अपनी गाड़ियां या वो दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूंकि नहीं है तो वो तो इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके अलावा जो हमारे क्वालिटी ऑफ ऑयल है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। जो इस्तेमाल शुदा ऑयल जो है वो दोबारा पैक करके वो यूज़ होता है और उससे वो बर्निंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एमिशंस जो हैं वो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होते हैं। अगर ये दो काम कर लिए जाएं तो काफ़ी हद तक जो है इसको सर ऑयल कंट्रोल को किया थोड़ा सा एलेबरेट कर दें। इस्तेमाल शुदा ऑयल कौन सा? कुकिंग ऑयल? जी, नहीं, ये जो मोटर ऑयल होते हैं ना, मोटर अच्छा, ऑयल गाड़ियों जो का है, फ्यूल, गाड़ियों के, जी, जो गाड़ियों का जो ऑयल होता है वो दोबारा इस्तेमाल होता है, बार बार इस्तेमाल होता है, और वो जाली तौर पर जो है ना वो पैक करके उसको दोबारा जो है ना वो बेचा जाता है अच्छी अच्छी जगहों पे। तो वो उसको जब तक वो जाहिर है जब वो बर्न हो चुका होता है ऑयल, दोबारा जब बर्न होगा तो उसकी क्वालिटी, उसकी जो एमिशन है वो ज़्यादा खतरनाक होंगी, वो ज़्यादा नुकसानदेह होंगी। इसी तरह हमारे यहाँ जो पेट्रोल है, अभी हम जो है यूरो 2 पे हैं। यूरो दुनिया भर में यूरो 5 या उससे जो है बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी भी जो एमिशंस हैं वो भी। फिर हमारे यहाँ डीजल की गाड़ियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डीजल पे चलती है, ट्रक्स वगैरह डीजल पे चलते हैं, उसकी एमिशंस जो है वो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा है। जो ट्यूनिंग हमारे यहाँ जो है वो मैंडेटरी अगर कर दिया जाए कि इतने किलोमीटर के बाद ट्यूनिंग होगी, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। सर ये तो आपने गवर्नमेंट लेवल पर बात बताई। अब जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको सर क्या सजेस्ट करेंगे? क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए हैं? मास्क पहनना इनफ है या इससे आगे बढ़कर भी हमें कुछ अपने तौर पे इकदाम करने चाहिए? घर में, अपने रूम में या लिविंग रूम में जहाँ सब लोग बैठते हैं, वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें, क्योंकि हर कोई तो एयर प्योरीफायर नहीं कर सकता ना अफोर्ड। देखें, अगर हम अपने तौर पर, जिस तरह मैंने कहा कि जो मेन रूट कॉज जो है, अगर वो हम देखें कि ये गाड़ियां हैं, तो गाड़ियों की ट्यूनिंग को अगर हम प्रायोरिटी दें कि ट्यूनिंग वक्त पे करवाएं। नंबर 2 ये है कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं वो बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें नहीं होते। उसका रोल ये होता है कि वो जो तेल जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी जो क्वालिटी को वो बेहतर कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कम से कम जो है वो फिजा में जाते हैं। दूसरा एक और जो फुकदान है वो दरख्तों के हवाले से है। हम जो हमारा अर्बन प्लानिंग है वो ऐसा है कि हमने जितने भी लाहौर के इर्द गिर्द जो सब्ज एरिया थे, जो वो जहाँ पे बाग था या जंगल थे, वो काट के हाउसिंग कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो
तो अब हम ये कर सकते हैं कि घर में जहां जहां मुमकिन हो वो दरख्त लगाएं ताकि वो एब्जॉर्ब करें कार्बन डाइऑक्साइड को। डॉक्टर साहब, अगर और आप वो जो रिकमेंड कर एयर सके पोल्यूशन- कोई इंडोर प्लांट्स, ताकि लोग अपने कमरों के अंदर भी हवा को साफ रखने के लिए कोई कुछ, जी। अगर हवा को साफ रखने के लिए अपने इर्द गिर्द की इंडोर प्लांट्स अगर आप कुछ रिकमेंड करें। कोई भी प्लांट हो, देखें जो बेसिकली जो फोटो जो ग्रीन जो क्लोरोफिल होती है, ग्रीन जो पत्ते जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस को हेल्प करती है, और वो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है उससे कार्बन एब्जॉर्ब होती है। तो कोई भी पौधा वो जो कि वो उनको पसंद हो वो लगाएं, तो उससे वो आपका जो अमल है, जो एयर की प्योरिफिकेशन है वो हो जाएगी। अच्छा सर, बाकी हमारे बहुत व्यूवर्स को मेरा ख्याल है कि इस स्मोक की इसकी अंदाज़ा ही नहीं है ये कितनी ख़तरनाक है। जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे भी सर इन्फॉर्मेशन के लिए बताइएगा ये स्मोक कितनी डैमेजिंग है। अगर हम इसको अवॉइड करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते हैं, हमारी हेल्थ के लिए कितना ये हार्मफुल हो सकती है। जी, जिस तरह आपने अभी जब शुरू किया था तो उसमें यही कहा था कि जो आंखें जलती हैं, स्किन के मसले मसाइल हैं, खांसी है, मतलब ये तो बड़ी ऑब्वियस, तकरीबन हर दूसरा शख्स जो है वो इसका शिकार है। जो 2-3 चीज़ें, एस्थमा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, आपको रेस्पिरेटरी जो इश्यूज हैं वो बढ़ सकते हैं, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, आई बर्निंग और जो है वो हो सकती है। उसके अलावा जो जब जलाते हैं, जब ओपन बर्निंग होती है, ओपन बर्निंग से अगर आप गली मोहल्लों में जलाएंगे तो वो प्लास्टिक जब जलता है, टेट्रा पैक के जो डब्बे जलते हैं, उससे जो है डाइऑक्सिन्स और फ्यूरॉन, ये बड़ी टॉक्सिक किस्म की जो हैं गैसेस हैं जो पैदा होती हैं, जो कि कैंसर का बायस भी बन सकती हैं। तो ये कोई बहुत जो इसको इतना आसान नहीं लेना चाहिए। ये समझ लें आप, जहर जो है वो हर 24 आवर्स जो एक सांस ले रहे हैं वो उसमें अपने अंदर जिस्म के अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज अहमद हमारे साथ इस बारे में बहुत अहम चीज़ें हमसे शेयर कर रहे थे। और वाकई ये स्मोक जो है ये कोई इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है जिसको आप नज़रअंदाज करेंगे। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, हुकूमतों को छोड़ दें, गवर्नमेंट जो भी इस हवाले से इक़दाम कर रही है उसको करने दें, लेकिन जो आपकी ज़िम्मेदारी है, अब सीएम साहब हर घर में आके बच्चों को मास्क तो नहीं लगा सकते हैं, तो या वो घर के बाहर ताले तो नहीं लगा सकते हैं कि आपने बाहर नहीं जाना है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको, हमें, हम सबको अपनी कलेक्टिव एफर्ट के साथ करनी होंगी, तभी जाके इससे हमारी सेहत जो है ना बेहतर हो सकती है और इससे हम बच सकते हैं। एब्सोल्युटली। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, ये जो अब हमारा सेगमेंट है ना, ये बड़ा मज़े का है। मज़े का इस लिहाज से इसका ताल्लुक मर्दों और औरतों से है। नाजरीन, मर्दों और औरतों की मुतवक्के उम्रों में फ़र्क क्यों होता है? वैसे मैं ये आपसे क्वेश्चन करूँगा, आपको क्या लगता है कि मेंस जो हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज़्यादा उम्र उनकी होती है या ख़वातीन की? मर्दों की औरत कम होती है। ये डेटा हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि यूजली ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक जो होते हैं वो मर्दों को होते हैं, और उसकी और ज़्यादातर होते हैं मंडे को, बिकॉज ऑफ वर्क लॉड। इसके अलावा एक और परेशानी औरतों पे डाल दे आप, हाँ डाल दे आप। एक और वजह ये होती है कि औरतें जो हैं मर्दों की कम उम्री की जो है ना, जी 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 बिल्कुल, ख़वातीन में भी कहीं ना कहीं ख़वातीन के बगैर मर्द रह भी नहीं सकते। और फिर उसके बाद इतना है, अगर मर्दों को अपनी ज़िंदगी से प्यार, तो ना ख़वातीन के पास जाए। भाई ये तो बात है ना, आपने उनके साथ रहना भी है और फिर आपने इल्ज़ाम भी उनको ही देना है। अच्छा, ये सारा इल्ज़ाम उनका नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ख़वातीन का भी इसमें किरदार होता है। सर दर्द हर वक्त लगा के रखती है, लेकिन सिर्फ ये इंसानों में नहीं है। आपको पता है कि जो नर होते हैं जानवरों के, उनकी उम्र भी कम होती है। उनकी उम्र भी कम होती है। एब्सोल्युटली। ये डेटा जो एक शेयर कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये सिर्फ मर्दों के साथ नहीं है, इंसानों के साथ नहीं है, जानवरों के साथ भी है। जो नर होगा उसकी उम्र कम होगी, जो मेल होगा, मेल पार्टनर होगा, फीमेल से उसकी उम्र कम होगी। और अभी जो एक डेटा सामने आया है अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, मुख्तलिफ कंट्री से डेटा इकट्ठा किया गया है। इसकी बुनियादी वजह कोविड-19 को भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 जब आया तो उसने ज़्यादा जो असर किया वो मर्दों पे किया
मर्दों पे असर। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि कोविड का मर्दों से क्या ताल्लुक है। ये शुरू से हम ये देखते आ रहे हैं और अक्सर पता नहीं कितनी सदियों से ये चल रहा है कि जो मेल्स होते हैं उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, शायद उन पे बर्डन ज़्यादा होता है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, घर की ज़िम्मेदारी भी देखनी होती है, फिर उसके अलावा वर्कलोड भी होता है। तो उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो औसतन उम्र है उसमें मर्द जो हैं वो बेचारे इतने नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, ख़वातीन की उसमें उम्र ज़्यादा होती है। और ख़वातीन की मुतवक्के उम्र, चलें आप इजी, आप रेस्ट कर लें ज़रा, आपको मेरे ख्याल से कफ हो रही काफ़ी। लेकिन अच्छा, ख़वातीन के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, ख़वातीन की उम्र जो है ज़्यादा होती है। ना सिर्फ पाकिस्तान की ये बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया का ये डेटा है कि जो मर्द होते हैं उनकी उम्र कम होती है। ना सिर्फ मर्दों के अंदर, इंसानों के अंदर ये डेटा पाया जाता है, ये रेशो पाई जाती है, बल्कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर भी ये रेशो पाई जाती है कि वो ज़्यादा उम्र ज़िंदा रहती हैं, जबकि जो मर्द होते हैं वो इतनी उम्र ज़िंदा नहीं रहते हैं। कोविड के बाद से ये जो सर्वे हुआ है, इसमें ये रिपोर्ट सामने आई है कि कोविड-19 के वबाई अमराज ने अमेरिका में, ख़ासतौर पे जो अमेरिका है वहाँ पे मर्दों को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिस्टर्ब किया है, ज़्यादा उनको मुतासिर किया है। अब बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये डेटा दुनिया भर से इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद से ये चीज़ सामने आई है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा जीती हैं, उनकी उम्र ज़्यादा होती है, मर्दों की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये एक बड़े मज़े का एक सर्वे है जो हमने आपसे डिस्कस किया है कि मर्दों को अब चाहिए, बल्कि मर्दों को ज़्यादा केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा सब मर्दों को चाहिए अपनी सेहत पर ध्यान दें। काम शाम का वर्कलोड होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशआमदीद कहेंगे और अभी हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, हम इकोनॉमिकली कहाँ खड़े हैं। अच्छा, अभी तो केयर टेकर सेटअप है, केयर टेकर सेटअप में इतना स्मूथ हमारे IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ना, ऐसा शायद बहुत ही हिस्ट्री में कभी हुआ है कि मीडिया में इतनी ज़्यादा लाइमलाइट नहीं आई। वरना जब भी सर्वे होता है और IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे होते हैं तो IMF इस तरह की शर्तें ला के रख देता है और फिर हमारी हुकूमत ऐसे जो है ना वो बिल्कुल ही उसके हाथ पाँव फूल जाते हैं कि हम मानेंगे नहीं, कम करेंगे नहीं। फिर वो भी ऐसे डिमांड्स कर देते हैं कि हुकूमत भी कहती है कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इस बार पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जो IMF है उसने ये बताया है, उसने जो हमारा सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, जो हमारा तरक्याती बजट है, उस पे बहुत ज़्यादा अपने कंसर्न शो किए हैं, इज़हार तहफ़्फ़ुज़ात किया है। उन्होंने कहा है कि आपका इतना बजट हो ही नहीं सकता, 7 टाइम ज़्यादा बजट है। लेकिन इससे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसकी तरफ निशानदही की है IMF ने, मेरा ख्याल है कि हमारे हुक्मरानों को इसका ज़्यादा इदराक होना चाहिए था। इन्वायरमेंटल चेंज के ऊपर IMF ने बात की। उसने कहा कि आपकी प्रायोरिटीज़ में कहीं भी इन्वायरमेंटल चेंज है ही नहीं है। हमारी ज़राअत और हमारी टेक्सटाइल जितनी ज़्यादा इन्वायरमेंटल चेंज से मुतासिर हो रही है, इस पे क्या अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया? इन्हीं की वजह से तो हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। एक तो हमारी चिमनियों से आलूदा धुआं, दूसरा उसके बाद जैसे ही फसल अब काटने के बाद अब ये देखिए कि सारे जो है बाकियात उनको आग लगाई जा रही है, जिसकी वजह से धुआं बन रहा है। और ये पाकिस्तान और इंडो पाक का तो ये मसला है, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो ना तो दिलाई गई है और ना ही कोई बजट रखा गया है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती ना, बजट में तालीम और सेहत का जो इतना छोटा सा पोर्शन रखते हैं कि इनको वो भी नज़र नहीं आता। अच्छा, इस पर इन्वायरमेंटल चेंज पर बजट रखना तो दूर की बात है, हमारे यहाँ रोज़ाना थोक के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। जी जी। अब पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, फिर हम रोते हैं कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आटा क्यों बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, दूसरी चीज़ें गंदम क्यों इंपोर्ट करना पड़ी। वजह यह हमारी हुकूमतों को इसकी रियलाइजेशन ही नहीं है। इतना ये संगीन मामला है, IMF को रियलाइज़ हो गया बाय द वे। हाँ जी। हमारी गवर्नमेंट ना, हमारी कोई पॉलिसी है, जिसका दिल चाहता है 4 प्लॉट काटता है और वो हाउसिंग सोसाइटी बना देता है और उसकी फिर कीमत हम सब इस तरह पे करते हैं और हमारी जो हालत हो रही है। अच्छा, अब वो भी ना, किसको नहीं पता कि हाउसिंग सोसाइटीज़
कौन सी ज़मीनों पर बन रहे हैं। या तो हम सब मार्स पे रहते हैं और मार्स से आए हैं जो हमें पता नहीं है। ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर जहाँ पर बागात थे, उन बागात के ऊपर सारी डिफरेंट किस्म की स्कीम्स मुतारिफ करवा दी गई हैं। अच्छा, लाहौर का कोई डेवलपमेंट प्लान ही नहीं है, कोई मास्टर प्लान होता है ना कि किस तरीके, प्लान अभी तक दिया ही नहीं गया है। इसी सारे मामले पर बात करते हैं। खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, वैसे IMF पर बात तो हम करते हैं, लेकिन जो IMF ने ये जो अब हमारी तवज्जो दिलाई है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी ज़राअत डैमेज हो रही है, पूरी दुनिया को सर इसकी रियलाइजेशन है कि इन्वायरमेंटल चेंज कितना बड़ा चैलेंज है। हमें सर इसकी क्यों अभी तक आइडिया ही नहीं है, या इसकी संगीनी का हमें इदराक ही नहीं है? इनकॉम्पिटेंस है हमारी, या हमारी प्रायोरिटीज़ में ये कहीं है ही नहीं है? एक तो ये बात आपने ठीक कही कि IMF का जो जायज़ा था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। इसलिए इंपॉर्टेंस रखता था कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं वो IMF के बगैर तय करना बहुत मुश्किल हैं। तो वन इज़ वेरी ग्लैड कि IMF का जो जायज़ा है वो कंफर्टेबली कंप्लीट हो गया। ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है। याद रखिए कि पाकिस्तान IMF के बगैर इस वक्त आगे नहीं चल सकता। IMF ने तो बहुत सी चीज़ों पे पाकिस्तान की तवज्जो दिलाई है। आई थिंक वो कोई बहुत डिफरेंट नहीं है फ्रॉम व्हाट द लोकल पीपल हैव बीन सेइंग। एनवायरनमेंट सर्टनली उसमें से एक चीज़ है। जिस तरह हमारी सिटीज़ ग्रो कर रही हैं, जिस तरह हमारी सिटीज़ जो हैं एक्सपैंड कर रही हैं, जिस तरह हमारी सिटीज़ में पोल्यूशन बढ़ रही है, जिस तरह डिग्रेडेशन है एनवायरनमेंट की, इसका तो कोई दो आरा नहीं है ना। लाहौर हैज़ बीन ऑन टॉप ऑफ ये जो AQI इंडेक्स होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कि कितनी स्मॉग है, कितनी पोल्यूशन है। लाहौर हैज़ बीन टॉपिंग द वर्ल्ड फॉर नाउ मेनी ईयर्स। बट क्या हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना ली? क्या हमने बर्निंग को रोक दिया? क्या आपने वो इक़दामात किए जिससे जो गाड़ियां हैं उनको इम्प्रूव्ड ही अलाउ करें विद इन द सिटी वर्किंग? मतलब ये तो चंद बातें हैं ना जो मैंने आपके सामने रखी हैं। सो ये बात तो देखें, जो भी काम आपने करने हैं वो आपके करने के हैं, ये तो तय कर लीजिए ज़िंदगी में। IMF तो आपकी तवज्जो ही दिलवा सकता है। एक डॉक्टर जो है वो आपको ये बता सकता है कि ये काम ऐसे हैं जो आपने करने हैं, वो आपके लिए वो काम करके नहीं ला सकता। कुछ डॉक्टर फोर्स कर सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको नहीं देखूंगा, जैसे IMF आपको कहता है। बट ये सारे काम हमारे अपने करने के हैं, और ये करने भी हमने ही हैं, ये किसी ने आके हमारे पास करने नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, इन द करंट सिनेरियो एक थोड़ा सा कंफर्ट है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अर्ली साइंस हैं ऑफ रिकवरी। ये मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, ये एग्रीकल्चर में भी हैं, ये इस चीज़ में भी हैं कि पाकिस्तान का जो फिस्कल यानी कि मालियाती खसारा है वो थोड़ा सा संभला है। तो ये एक केयर टेकर सेटअप का टाइम है। इसमें ये वक्त जो है हमें कंफर्टेबली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए गुजारना है। आई थिंक दैट इज़ वेयर द कंट्री इज़ गोइंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खाकान साहब, ये बताइएगा कि आगे इलेक्शंस के बाद जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान IMF के बगैर अब चल नहीं सकता, तो हम उनके साथ आई थिंक 24th प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे आगे जो होगा, तो उसमें भी कोई मज़ीद कड़ी शराइत होंगी। ऑब्वियसली जिस तरह वो तरक्याती बजट पे भी उन्होंने आंख रखी हुई है, तो फिर इससे मज़ीद कोई सख्त किस्म की शराइत IMF की तरफ से एक्सपेक्टेड आ सकती है? देखिए, आई थिंक लेट्स सी व्हाट द इनकमिंग गवर्नमेंट डज, बट मेरा ख्याल है कि शायद अगला प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान को लेना ही पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह के हमारे फॉरेन फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर शायद मुश्किल होगी पूरी करनी। सो ये तो एक बात हो गई। अब उसमें क्या शराइत होती हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप अपना काम कितना बेहतर करके उनके साथ निगोशिएट करते हैं। यू नीड टू डू योर ओन होमवर्क, यू नीड टू प्लान कि आप क्या प्रोग्राम उनके पास लेके जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगला जो प्रोग्राम है वो ऐसा लेके जाइए कि पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करे, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंप्रूव हो, एनर्जी के स्ट्रक्चरल मसाइल दूर हों, FBR जो है वो ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन करे, पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ के जो ड्राइवर्स हैं वो इन प्लेस आएँ। अब ये सारा काम जो है ये तो आपने करना है। मसला ये है कि जो कंट्रीज़ वीक प्रेपरेशन के साथ IMF के पास जाती हैं वो ज़्यादा IMF की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करती हैं। जो ममालिक मैंने देखा है बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, वो अपना होमवर्क बेहतर करते हैं, तो वो अपना प्रोग्राम IMF के सामने रख सकते हैं। अच्छा, हमारे हालात क्यों ऐसे हैं? हमारे हमसाया मुल्क देखे, अफ़गानिस्तान वॉर जोन से निकला है, फिर भी वहाँ पर जो महंगाई है वो पाकिस्तान से कम है। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया है, वहाँ पर महंगाई फिर भी पाकिस्तान से कम है। हम ना डिफ़ॉल्ट हुए हैं, ना हमारे कोई वॉर थी, लेकिन फिर भी हमारा बुरा ही हाल है।
दो तीन चीज़ें आपकी महंगाई को ड्राइव कर रही हैं। 1 रुपए की कदर में कमज़ोरी हुई, और ये तभी हुई जब आपने IMF से इनहराफ किया, आपके रिजर्व्स ड्रॉप किए, आपने इंपोर्ट पे कदगन लगाई, तो आपकी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड जो गुड्स थे वो आना कम हुए। इससे एक सप्लाई की शॉर्टफॉल क्रिएट हुई। दूसरा, रुपए की कदर में कमज़ोरी हुई तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दुनिया से महंगी हुई। दुनिया में भी महंगाई हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। दुनिया में महंगाई हुई है तो जो दुनिया है उसने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है ताकि डिमांड को कम किया जा सके। सो इसमें भी मतलब दो आरा नहीं है। तीसरा, आप चूँकि अपना मालियाती खसारा इतना बड़ा करते हैं कि आप बहुत से नोट छापते हैं। जब आप नोट छापते हैं तो बहुत सी महंगाई होती है। और आखिरी बात यह कि पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है, जितनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएंगे उतनी ही महंगाई पे इन द लॉन्ग रन काबू पाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप एग्रीकल्चर की यील्ड को बढ़ाएंगे तो आपकी 2 की बजाय अगर 3 टन कॉटन या 3 अपनी यील्ड को 20% बढ़ाएंगे तो आपकी महंगाई कम होगी, बिकॉज आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन खाकान साहब, अब ये आपको नहीं लगता कि IMF हमारे गले की वो एक हड्डी बन चुका है? ना इसको हम उगल सकते हैं ना हम निगल सकते हैं। भारत या हमारे नेबर कंट्रीज हैं, तीसरे या चौथे प्रोग्राम के बाद इन्होंने IMF को गुड बाय कह दिया। हमारे 23वां 24वां प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ना हम इसके बगैर रह सकते हैं। हमारा सर्वाइवल भी, जिस तरह आपने कहा, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब IMF के जो शराइत इतनी कड़ी होती हैं, इवेंचुअली अल्टीमेटली उसका भी सारा मलबा आवाम पर आके गिरता है। तो क्या हल क्या है? सोल्यूशन कोई बाहर निकलने की सबील नहीं है सर? ज़बरदस्त सवाल है ये आपका, इसलिए कि मैं अभी एक पर्चा ही लिख रहा हूँ इसी चीज़ पर, आने वाले दिनों में रिलीज़ करूँगा। अच्छा, देखिए, अगर आपने ये 23वां प्रोग्राम कंप्लीट करना है, जो कि करना चाहिए, ये प्रोग्राम नहीं है तो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, तो अगर आपने अगला प्रोग्राम करना है, जो कि शायद करना पड़ेगा, तो उसके साथ साथ ऐसे मेजर्स लीजिए कि वो मुल्क को निकाल सकें IMF के चुंगल से। इसका क्या मतलब है कि आपने जाना है कि आपने अपनी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो फ़र्क है उसको इतना कम कर देना है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो ना सिर्फ इस फ़र्क को पूरा कर सकें बल्कि करंट अकाउंट को भी संभाल सकें, सो दैट आपका जो डेट बिल्डअप है वो कम हो, आपको बाहर से कर्जा लेने की ज़रूरत कम हो। डोमेस्टिकली अपने टैक्सेशन को इस तरह ले जाना है और अपने एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म इस तरह करना है कि एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू आ रहा है टैक्स में और नॉन टैक्स में वो बराबर हो जाए। अपने एनर्जी सेक्टर को इस तरह का जो आपने छेड़ा है ना, मुझे ये बताइए कि एक बंदा जिसको अब वो कहते हैं कि जब घर का एक बड़ा घर बेचते हैं और सबके हिस्से में कोई 2 मरले 3 मरले की ज़मीन आ जाती है, अब वो खुद उस पर रहे या वो किराए पे दे दे, उस पर भी उसे टैक्स अदा करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े चोर हैं वो तो अपना टैक्स माफ़ करवा लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर तो राब्ते होते हैं या वो रिश्वत दे देते हैं उसके मुकाबले में। तो यहाँ पर टैक्सेशन कैसे? गरीब आदमी पूरे का पूरा टैक्स देगा और जिस पे अमीर आदमी का बनना चाहिए कि वो ज़्यादा टैक्स दे, बोझ वो उठाए इकॉनमी का, उसका काम चल जाता है सिफारिशों से, रिश्वतों से। ये तो पार्ट ऑफ द सोसाइटी है ज़रूर बात, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते जो आप फरमा रही हैं, बट इवेंचुअली तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा ना कि एक इक्विटेबल सोसाइटी हो, यानी कि एक बराबरी की सोसाइटी हो। अगर आपका हक ज़्यादा बनता है तो आप ज़्यादा दें, अगर मेरा हक ज़्यादा बनता है तो मैं ज़्यादा दूं, और अगर मैं ना दूं तो स्टेट आकर मुझसे पूछे और स्टेट मुझे रेप्रिमांड करे, पीनलाइज करे कि मैंने अपना टैक्स जो मेरा बनता है वो नहीं दिया, ताकि आप पे बोझ ना ज़्यादा पड़े। इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। इसमें तो अपने वोट का हक बेहतर इस्तेमाल कीजिए, उन लोगों को लाने की कोशिश कीजिए जो आके ये काम कर सकें। और ये जो कैप्चर है जिसमें आप समझती हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि फ़ायदा ऐसा होना चाहिए कि वो ब्रॉड बेस्ड हो, टैक्सेशन फेयर और इक्विटेबल होनी चाहिए। कि हम इन चीज़ अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो सारी ज़िंदगी लोगों से मांग कर और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम को कम करके तभी ज़िंदगी को काटते रहेंगे। ये कोई अच्छा सिनारियो नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और सर, मांगने की तो हमें ऐसी आदत पड़ी है, हुक्मरानों से लेकर अवाम निचले तबके तक सिर्फ मांगने पे ही हमारा फोकस है, बजाय इस पे कोई मैयर्स लें। हुकूमत भी मांग तांग के IMF के पास चली जाती है और हम लोगों को भी यही आदत डाल दी है। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब आपका। और लेकिन असल चीज़ यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ पर ज़मीन लेने का, अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम स्टेट को उसका बाकायदा क्या कहना चाहिए, वो हर साल एक भत्ते की तरह हम उन्हें भत्ता दे रहे हैं कि जी हमने ज़मीन रखी हुई है। दूसरी दो चीज़ें हैं ना, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस भी हम दे रहे हैं, इनडायरेक्ट भी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम दे रहे हैं। तो ये तो जुल्म इतना ज़्यादा है। लेकिन बट इन
इन दिस रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? एग्जैक्टली यही असल मैं कहने चीज़ ये लगी है, थी कि बाहर- इतना सब देने के बाद स्टेट इन रिटर्न आपको क्या दे रही है? मजीद टैक्स लगा रहे हैं। जब आप रियासत एलडीए में की जाते हैं, पटवारी बुनियादी सिस्टम, जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है रियासत की, वो जान और माल की हिफाजत होती है। हमारे यहाँ ये हाल है कि हमने घरों के बाहर प्राइवेट गार्ड्स रखे हुए हैं, यानी कि रियासत अब हमारी जान की भी जिम्मेदार नहीं है और हमारे माल का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती है। लेकिन टैक्सेस हैं जो हमसे निकलवाए जा रहे हैं, आवाम को इस चक्की में पीसा जा रहा है, इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। फिर हमारे हुक्मरान गिला करते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते हैं। आप खुद तो पहले टैक्स दें और उसके बाद लोगों को रियासत इतनी उनसे लॉयल हो कि लोग खुद टैक्स दें। बाहर की दुनिया में आप ये देखें कि लोग अगर टैक्सेस देते हैं बड़ी तादाद में, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ वहाँ पर बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ पर आप ज़रा सरकारी हॉस्पिटल जाएं और देखें वहाँ का हाल, कानों को हाथ लगाकर आप बाहर निकलें। ये बात तो ठीक है। और दूसरा ये कि जो अब आप बात कर रहे थे ना कि पहले वो खुद तो टैक्स दें, तो अभी जो परसों हमने फ्राइडे को लास्ट प्रोग्राम में रिपोर्ट जब हमने शेयर की थी अनवारुल्लाह काकड़ की और वज़ीर ख़जाना जो अभी हैं शमशाद साहब, इनके क्या आ रहे हैं इनके पास, मतलब 10 तोले सोना है जिसकी कीमत 80,000 रुपये लिखवाई जा रही है। वो फिर ऐसा करे कि पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है ना उसको बेच दे। इन हुक्मरानों 80,000 तो कोई भी कर लेगा। एसेट्स इनके देख के ना ये लतीफ़ों से कम नहीं होते, हंसी आती है कि इतने गरीब हमारे हुक्मरान हैं। ठाट बाट इनके देखें। खैर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बाल होते हैं, सर के बाल, इंसान की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाल जो हैं आपकी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन जनाब ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा। जो गंजे लोग होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी भी शख्सियत जो है बड़ी मुतासिर होती है। हमारे पाकिस्तान अच्छा, कई लोगों को आप देखिए कि गंज सूट बहुत हाँ, करती है, कई लोगों को वैसे ही बहुत सूट करती है गंज। तो जनाब शहजादा विलियम जो हैं वो गंजे जो लोगों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आए हैं। पहले नंबर पर गंजे लोगों के इनसे अच्छा गंजा कोई नहीं है। ये दिलकश और हैंडसम होने में उन्होंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को, आपको पता है, पीछे छोड़ दिया। पहले विन डीजल थे ना, विन डीजल से विन डीजल के बाद अब शहजादा विलियम ने शहजादा विलियम आ गए हैं जी टॉप पर के। अच्छा ये सिर्फ ये नहीं, अच्छा बाहर आप देखिए कल्चर है कि सर बॉल होंगे और साथ में उन्होंने फ्रेंच रखी होगी या क्लीन शेव्ड होंगे। इतने बालों का क्रेज आई थिंक यहीं पर है। नहीं, इवन पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं। हाँ लेकिन लेकिन अच्छा इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि बाल आपकी शख्सियत पर बहुत असरअंदाज होते हैं। हाँ, अब ये चीज है कि सूट किसको करें, एग्जैक्टली सूट किसे ना करें, ये मैटर करता है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपका गंजा ही हो तो आप खूबसूरत लगेंगे, उसमें फिर आपका रंग, आपके फीचर्स, आपका कलर, आपकी स्किन आपकी, उसके बाद आपका जो बोलने का अंदाज है, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो लिहाजा जो हमारे जो गंजपन का शिकार हमारे दोस्त हैं उनको बिल्कुल भी बददिल होने की ज़रूरत नहीं है। वो भी जाज़िबे नज़र हैं, वो भी खूबसूरत हैं। वरना उमूमन होता ये कि हम लोग ना थोड़े से ज़रा कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं ना, ऐसी चीज़ नहीं है जनाब, आप लोग भी खूबसूरत होते हैं। गूगल के सर्च इंजन में ये टॉप पर आए हैं सबसे पहले, सबसे ज़्यादा जो सर्च किया गया है बॉल मैन में वो है जी ये शहजादा विलियम। शहजादा विलियम है नंबर 1, सेकंड पर है विन डीजल और जेसन स्टैथम है 3rd नंबर पर, जो कि मोस्ट हैंडसम मैन है, जो कि गंजे हैं। वैसे ये भी कैटेगरी अच्छी है, जो गंजे हैं जी उनमें ये है। अच्छा इसमें फिर उनकी स्किन, अच्छा जिसकी टिंड जो होगी ना वो ज़्यादा शाइन वाली होगी ना उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा नहीं, आप ये देखें कि और ये होता भी है और अच्छी भी लगती है। अच्छा अब जो लोग जो गंजे होते हैं तो आप देखें कि उनकी किस तरह दूर से ही उनकी स्किन जो है ना लश्कारे मार रही होती है। इतने बाद दफ़ा तो इतने लश्कारे मारती हैं आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, इतनी ज़्यादा वो शाइन कर रही होती है स्किन उनकी। अच्छी चीज़ है अगर आपका ये आप गंजपन का शिकार हैं तो इसको भी आप जाज़िबे नज़र अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसका भी ख्याल रखें, तभी कई लोगों की बड़ी लश्कारें मारती हुई टिंड आपको नज़र आती है। विद द कंप्लीट पर्सनालिटी, इट कम्स विद द पैकेज। ऐसा नहीं है कि आपने, अच्छा रॉक को देखे, उन्होंने शायद आज तक बाल रखे ही नहीं है। रॉक ने आज तक बाल, हमें कभी बालों में नजर ही नहीं आए। हाँ कभी भी नहीं, जब वो फाइटर भी थे तब भी उन्होंने कभी नहीं रखे थे। तो हमारे ना एक दोस्त हैं, उन्होंने जब गंज करवाई ना पहली दफ़ा, उनको इतनी वो इतनी सूट की तो अब वो सर्दियों में भी गंज करवा रहे होते हैं अक्सर। okay, वो हालांकि बाल उनके आगे, हाँ उन्होंने गंज इसलिए करवाई थी कि उनके बाल गिर रहे थे, लेकिन उनको वो अच्छी इतनी लगी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बालों से ज़्यादा ना गंज सूट करती है। तो हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस।
अच्छा जी, जो पाकिस्तान में तो वैसे तो बड़ी मुख्तलिफ इक़साम के बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट पाए जाते हैं, लेकिन इन आर्ट्स के अंदर जितने मज़े के पाकिस्तान में आर्ट्स और टैलेंट मौजूद है, ट्रक आर्ट एक ऐसा आर्ट है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ये ट्रक आर्ट पाकिस्तान की पहचान है। आप बड़े वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी आर्ट से मुज़य्यन जो है ना ट्रक्स आपको नज़र आएंगे। और इतने उनको वो दुल्हन की तरह सजाया जाता है, इतना खूबसूरत बनाया जाता है कि अब ट्रक आर्ट जो है ना पूरी एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एग्जैक्टली और ऐसे ही एक आर्टिस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। इनाम इलाही जो कि ट्रक आर्टिस्ट है और CEO है लाहौर ट्रक आर्ट एंड क्राफ्ट्स के। बहुत शुक्रिया इनाम साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइए कि ये माशाल्लाह आपके हम आगे देख भी रहे हैं इस किस्म के, ये शौक़ कहाँ से आपको हुआ और अभी तक कितने ट्रक्स जो हैं वो आप कर चुके हैं? इस तरह के कलर्स और ये ओरिजिन्स ये सीखा है किसी से आपने? जी बिल्कुल, असल में मेरा यहाँ बचपन गुजरा है ना टेक्सला में। अच्छा। तो वहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं वो ट्रांसपोर्टर हैं। ओके। उन्होंने ये ट्रक्स रखे हुए हैं, तो या फिर अगर वो ट्रक नहीं रख सकते ना, कम से कम वो ड्राइवर बनना ना अपने लिए फ़ख्र की अलामत समझते हैं। वाह। ठीक है, ट्रक नहीं चलाएंगे तो वो छोटी गाड़ी ना जो पिकअप वैन होती है वो चला के ना बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो मेरा जो कि बचपन स्कूलिंग वगैरह उधर ही हुई है, तो मैं अपने इर्द गिर्द ना ट्रक्स वगैरह आते जाते हुए देखता था। तो वो कलरफुल उस पर मतलब कि बर्ड बने होते थे, लैंडस्केप होते थे, वो मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। वाह। तो इसके बाद तो फिर मैंने अपनी मतलब कि मैट्रिक के बाद ना वहीं की एक लोकल वर्कशॉप पे मैंने काम सीखना शुरू किया। ओके। बाकायदा कुछ अर्सा मैंने वहाँ काम किया, फिर मैं काम का मेरा क्रेज़ थोड़ा और बढ़ा तो फिर मैं लाहौर आ गया। यहाँ से फिर मैंने पेंटिंग का डिप्लोमा किया जिसमें राइटिंग, कैलीग्राफी, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप ये चीज़ें सिखाई जाती थी। फिर कराची जो उनसी है वो सबसे बड़ी ना ट्रक आर्ट की मार्केट है जहाँ ट्रक्स वगैरह पेंट होते हैं। वहाँ मतलब के बेडफोर्ड ट्रक्स होते हैं, बड़े ट्रॉलर होते हैं, हीनो ट्रक्स होते हैं, तो वो भी हम पेंट वहाँ करते रहे। अच्छा, एक ट्रक को इसके एक ट्रक के पूरे आर्ट में इसको एक पूरे ट्रक को सजाने में टाइम कितना लगता है, कितना टाइम टेकिंग होता है ये? असल में ट्रक आर्ट जो है ना वो हम ये पेंटिंग को ट्रक आर्ट समझते हैं, तो लेकिन सिर्फ ये पेंटिंग नहीं है, ट्रक के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आर्ट वर्क होते हैं, वो सब मर्ज होकर ना वो ट्रक आर्ट बनता है। जिस तरह ये आपको ये काम नज़र आ रही है, चमक पट्टी और स्टील का काम है, ये भी ट्रक के ऊपर होता है। पेंटिंग का काम होता है। अच्छा। कुछ ये प्लास्टिक का जो सा वो काम होता है। कुछ ट्रक के अंदर ना उसके इनर आपको लाइटिंग वगैरह आपको जलती बुझती नज़र आएंगी, कलरफुल लाइट्स कुछ वो होती हैं, कुछ झालर का काम होता है, कुछ फिर ये कि वुड एंग्रेविंग होती है। तो ये सब जो से ना ये आर्ट जो से ना मिल के ना वो ट्रक आर्ट बनता है। तो कोई ड्राइवर भी आपसे डिमांड करते हैं हमें इस किस्म का चाहिए है, या कुछ कलर्स, और फिर ये स्पेसिफिक कलर्स यूज़ होते हैं? कितनी पेंट की डब्बियाँ यूज़ करते हैं आप एक ट्रक पे? एक ट्रक्स पे तो मतलब कि ना वो एक हाफ लीटर का मतलब कि ना क्वार्टर होता है पेंट होता है जो एक कलर होता है, उसमें हम बेसिक कलर यूज़ करते हैं। कुछ शॉकिंग कलर होते हैं जिन्हें हम फ्लोरेसेंट कलर कहते हैं, जो कि ट्रक जब चल रहा होता है ना लाइट पड़ने से वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके ओके ओके। तो एक ट्रक जो है ना उसकी जो खाली पेंटिंग है वो तो तकरीबन ना एक हफ्ते में हो जाती है, लेकिन जो मुकम्मल जो मैंने बनाया उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर वुड वर्किंग, उसमें फिर ये लाइट का काम है, प्लास्टिक का काम है, ये स्टील का काम है, तो उस पे जो है ना एक से मतलब कि 2 माह लग जाते हैं। अच्छा, कुछ ट्रक्स हम देखते हैं वो इतने वो खूबसूरत होते हैं, इतना ज़बरदस्त उन पे आर्ट हुआ होता है। बाज़ जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी हम ट्रकों पे भी वो तस्वीरें देखते हैं बड़ी खूबसूरत, और डिटो उनका बिल्कुल रेप्लिका उनका बना होता है, तो वो भी आप करते हैं? हाँ, ये वो भी करते हैं। तो वो इस तरह है ना कि अभी आम लोगों को यही तासर है कि जो ट्रक आर्ट है ना, ट्रक आर्ट वो एक ही तरह का होता है, लेकिन प्रोविंस के हिसाब से हर सूबा जो उनसे है ना उनका जो ट्रक होता है वो अपने सूबे का जो अपना कल्चर जो होता है, जो कल्चर है उसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं। मसला एक सिंध का जो ट्रक है ना उस पर आपको सिंध के कलर नज़र आएंगे, अजरक के नज़र आएंगे, वहाँ के लैंडस्केप नज़र आएंगे, वहाँ के जो बर्ड हैं जैसा पीकॉक, जनूबी पंजाब में सिंध में पीकॉक होता है, तो वो लोग ज़्यादा पीकॉक बनवाना पसंद करते हैं। फिर ये कि चकोर जो उनसे है वो हमारा नेशनल बर्ड भी है, चकोर बनवाते हैं। फिर वहीं के जो मतलब के कुछ पॉलिटिशियन हैं उनकी तस्वीरें बनाएंगे, या हमारे हीरोज़ हैं उनकी तस्वीरें बनाएंगे, या हमारे जो क्रिकेट स्टार हैं उनकी तस्वीरें बनवाएंगे ट्रक की बैग के ऊपर ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, और फिर ट्रक की बैग पे आप ये देखिए, ऑटो पे या ट्रक्स पे बड़ी मज़े की चीज़ें भी लिखी होती हैं, बड़ी प्यारी तहरीरें बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मज़े की लिखी होती हैं। तो वो उसमें ये होता है कि ना कि जो ट्रक ड्राइवर होता है ना वो असल में इसमें उसको रेस्ट नहीं होती। जब ट्रक चल रहा होता है ना, एक मतलब लाहौर से ट्रक चला है,
उसने अब कराची जाना है, तो दरमियान में कोई रेस्ट नहीं है, उसने कंटिन्यूसली चलते जाना है। तो जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो वहाँ से उससे अगले डेस्टिनेशन के लिए सामान जो सा वो तैयार होगा लोडिंग के लिए ना, वहाँ से हो सकता है उसे कहें जी अब आप कोयटा चले जाएँ, कोयटा से ये आप पेशावर चले, रेस्ट नहीं है। तो इस वजह से जो ड्राइवर है ना वो थोड़े ज़हनी तौर पर, क्योंकि वो अपने घर से दूर होते हैं, बच्चों से दूर होते हैं, हाँ, तो वो ज़हनी तौर पर ना बहुत ही मतलब कि एक सख्त मिजाज हो जाते हैं। तो अपने आप को महसूस करने के लिए ना इस किस्म के फनी जो शेर होते हैं वो। अच्छा, कोई फनी शेर, मतलब आप तो लिखते होंगे और कई दफ़ा बड़े बड़े फनी मजे के शेर आते हैं, बिल्कुल, कोई फनी लाइन आपको बड़ी अच्छी लगती हो या डिमांड ज़्यादा किसकी होती है? डिमांड ये है कि वो कई दफ़ा तो ट्रक ओनर जो उनसे हैं वो करते हैं, कई दफ़ा ट्रक ड्राइवर करते हैं, कई दफ़ा जो पेंटर हम मतलब कि पेंट करते हैं हम खुद से भी उन्हें सजेशन कर देते हैं कि आप ये लिखवाएं। क्या फनी लाइन भी बताएं ना जो ट्रक फनी लाइन ये है कि मतलब कि जिस तरह एक ये है कि जी प्यार तो करा पर तनख्वाह बड़ी थोड़ी है और दूसरा ये है कि रुल तक गए हैं पर चस बड़ी आई है। रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई। यार, और ट्रक ड्राइवर कहीं अपनी कहानी बता रहा होता है ना, अपनी कहानी होती है, जितना वो सफर कर रहा होता है। हाँ जी। फिर ये है कि ट्रक्स के अंदर जो उनसे है ना अक्सर जो ट्रक ड्राइवर हैं वो लाला अताउल्ला के जो दुखी गाने होते हैं ना वो उनके लिखवाते हैं। अच्छा, मैंने थोड़े दिन पहले ऑटो पे देखा, उन्होंने कहा 7 दिन 8 मेले कम करा के सवेले ये किसी ऑटो पे लिखा हुआ था। कितनी क्रिएटिव लाइन है, देखा जाए ह्यूमर से हटकर देखा जाए इसके अंदर कितना और एक था 2 + 2 = 5, नया पाकिस्तान मेरी मर्जी। वाह वाह वाह, बढ़िया, आपने तो बड़ी तहरीरें याद की हुई। अच्छा, मैं भी कुछ देखी है लेकिन मेरी अभी माइंड में नहीं आ रहे ना। बड़ी रोमांटिक शायरी भी होती है ना? हाँ जी, रोमांटिक भी होती है और हार्ट ब्रोकन भी होती है। और इसमें मतलब कि हार्ट ब्रोकन होती है, वो दरमियान से वो तीर दिल को चीर के जा रहा होता है, नीचे खून फनी भी होती है। और कई दफ़ा उसके अंदर ना जो भी ट्रक आर्ट का जो शायरी या स्लोगन हो उसके अंदर कुछ मैसेज भी छुपा होता है कि पास कर या बर्दाश्त कर, मेरे पीछे आवी ज़रा सोच के। ठीक है, तो इस किस्म के ना फनी मैसेज मेरे पीछे आवी ज़रा सोच के, इसका क्या मतलब होता है? कि इसका ये है ना कि जब ट्रक्स चल रहे होते हैं ना तो एक जो पीछे ट्रक है तो अगर उसने ओवरटेक करना है या उसके पीछे आना है तो वो कह रहे हैं ओवरटेक जो है ना मुझे आपने सोच समझ के करना है, तुझे मैं ओवरटेक जल्दी नहीं करने दूंगा। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि फास्ट या रश जो ड्राइविंग है ना वो करते हैं, तो आपस में इनके मुकाबले भी चल रहे होते हैं ना एक दूसरे से आगे निकलने के। और ट्रक आर्ट में ये है कि वो ट्रक को ना अपने दुल्हन की तरह सजाते हैं और एक दूसरे से अच्छा ट्रक बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा ट्रक जो है ना और इसे एक शहजादी की तरह, एक दुल्हन की तरह ना उससे वो मतलब अच्छा, वो जितनी स्मोक है, जितना डस्ट है, ये पेंट खराब भी हो जाते होंगे? नहीं, ये मतलब मैं आपसे इसका जो यही जानना चाह रही हूँ कि मतलब किस तरह आप उसको, क्या पेंट्स कुछ ऐसे यूज करते हैं? नहीं, पेंट जो है ना वो यूज़ करते हैं कि जो मतलब के जो मौसमी हालात, बारिश के अंदर, सनलाइट के अंदर उन्हें इतना इफेक्ट नहीं होता। अच्छा। तो वो ये कि 2 से 3 साल जो उनसे वो पेंट निकल जाते हैं और उसके बाद वो फिर रीपेंटिंग भी होती रहती है साथ साथ में। बिल्कुल ठीक है। ब्रेकिंग हमें सामने स्क्रीन पर नज़र आ नहीं रही है, तो आप ब्रेकिंग बता दें जी। हम अपने गेस्ट से ही इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, जो आगे जिस किस्म के डिज़ाइंस आप बता रहे हैं, अच्छा, ये बहुत अहम खबर है, बहुत अहम, सॉरी नंबर कह रहा हूँ, बहुत अहम खबर है जो अपने व्यूअर से शेयर करें। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उसको चैलेंज कर दिया है। तो ये इस लिहाज से बहुत अहम खबर है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो कि बहुत अहम जज हैं, उन्होंने अब जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उसको अब चैलेंज कर दिया गया है। जबकि इस सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा भी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से की गई है। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जानते हैं। आदिल अब्बासी, बताइएगा किन बेसिस पर ये कार्रवाई चैलेंज की गई है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की जानिब से? कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया था। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अब रुजू किया है। इसमें इस्तदा की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में। साथ ही ये भी इस्तदा की गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार दिया जाए। ये इस्तदा इस दरख्वास्त में की गई है और ये बाकायदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। जी
अच्छा आदिल, ये बताइएगा कि ये अभी तो ये चैलेंज की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है, इसके अलावा किसी और जज की जानिब से कुछ इसके हवाले से रिमार्क्स दिए गए हों? देखिए, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी जो है वो होना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो दरख्वास्तों का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये दरख्वास्त जो है इस शो कॉज नोटिस को भी चैलेंज किया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है उसको भी पहले ही अदलिया जो डिवीजन का शिकार थी और उसकी एक कड़ी भी नजर आ गई है। आदिल, थैंक यू सो मच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बैक टू द टॉपिक, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इनाम इलाही। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो ट्रक है, कोई ऐसा पेंट जिसको बनाने में बड़ी मुश्किल होती हो, कुछ ऐसी डिमांड्स भी तो आ जाती होंगी ड्राइवर्स की जानिब से। अब तो ये जो ट्रक आर्ट है ये सिर्फ ट्रक्स या ऑटोज तक नहीं है, अब तो कपड़े इस किस्म के, बैग्स इस तरह के, जूते इस तरह के। अब ये देख रहे हैं जो आपके सामने सैंपल जरा हाथ में पकड़िएगा, ये जो रिक्शा जो है खासतौर पे ये कितना खूबसूरत, ये जो असली रिक्शा है उसको भी हूबहू आप इसी तरह डिजाइन कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, असल में जो इंस्पिरेशन है वहीं से ली गई है। जो असल रिक्शे हैं ना उनको हम इसी तरह डेकोरेट करते हैं, ट्रक्स वगैरह को करते हैं, लेकिन अभी चूंकि मीडिया जो उनसे है ना चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं, जो हैंडमेड काम है ना वो अब डिजिटल की तरफ चला गया। तो कुछ ये कि ट्रक्स के ऊपर ना स्टिकरिंग वगैरह हो रही है, तो ये जो ट्रक आर्ट का जो पेंट वर्क का जो काम है ना ये कम हो गया पहले की निस्बत। और अब ये कि जैसे ही इसको, और ये वाहिद आर्ट है कि जो दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर होता है, और ये पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है ना हम दुनिया को इसके जरिए वही ना जिस तरह हमने कहा पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान की पहचान है। एक ट्रक को पूरा डिजाइन करते हुए खर्चा कितना आता है? खर्चा जो पेंटिंग का जो सा ना खर्चा, जो सिर्फ ओवरऑल अगर ट्रक को ले ना तो वो पूरे ट्रक को उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर ना तकरीबन वो 20 से 22 लाख वो खर्चा आ जाता है। तो ट्रक 20 से 22 लाख, क्योंकि जब एक वो ट्रक आता है ना उसका पूरा एक लोहे का जो उसकी बॉडी होती है उसके ऊपर लोहे का फिर स्ट्रक्चर रखा जाता है, फिर ऊपर वुड का काम होता है, फिर ऊपर झालर का काम होता है, प्लास्टिक का काम होता है, वुड कार्विंग का काम होता है, ये पेंटिंग का काम होता है, काफ़ी सारे काम उस पर होते हैं। तो वो एक ट्रक जो उनसे है ना वो 20 से 22 लाख के अंदर तैयार होता है। अगर खाली पेंटिंग को देखा जाए ना तो 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के अंदर ओवरऑल उसका पेंटिंग का काम होता है। ये डिपेंड करता है आप जितना डिमांड कर रहे हैं, जितना करें। अब ये है कि लोग जो उनसे है ना जो ओनर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने ट्रक को खूबसूरत बनाने के लिए ज़्यादा पैसे वो खर्च करते हैं ताकि हमारा ट्रक दूसरे जो ट्रक है उनसे मुनफरिद नजर आए। शौक महंगा है लेकिन ये भी सही है कि शौक का कोई मोल नहीं है। तो हाँ, शौक का कोई मोल इनाम इलाही बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरह पाकिस्तान का नाम ट्रकों के जरिए बाहर रोशन करते रहें आप। आपका भी। नाजरीन, हमें अभी ब्रेक की जानिब जाना है, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, फ़लस्तीन का अलमिया जो डिलेमा फ़लस्तीन का है, पूरी दुनिया उसके कर्ब और उस दुख और तकलीफ़ में मुब्तला है। अगर मुब्तला नहीं है तो इज़राइल नहीं है और उसके जो इत्तेहादी हैं, ये जो बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस खुद को गर्दानते थे, अमेरिका की बात कर लें, अब यहाँ तक इनकी इज़राइल की मोहब्बत के अंदर और इंसानियत दुश्मनी में ये लोग आगे जा चुके हैं कि वो लोग जो कि फ़लस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं सिर्फ इंसानी बुनियादों पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, उनको भी अब इबरतनाक अंजाम से दो चार करने का फैसला किया गया है। आपको पता होगा इलॉन मस्क ने वहाँ पर कहा था कि मैं नेट वहाँ पर दूंगा अपने नेट स्टारलिंक के जरिए। वैसे भी आप देखिए कि जब आप एक्स पर कोई भी चीज़ फ़लस्तीन के हक़ में कुछ बोलते हैं तो फिर बाकी सोशल मीडिया की निस्बत आई थिंक सिर्फ यही एक एक्स ही वेबसाइट है जहाँ पर बिल्कुल भी आप कुछ भी लिखें तो ना तो उसकी ट्रैफिक को रोका जाता है और ना ही कोई उस पर थ्रेट्स आते हैं कि आपका अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। राय की जो आज़ादी है उस पर मुकम्मल आपको हक हासिल है, लेकिन इलॉन मस्क को और जो अल जज़ीरा टीवी है, इन दोनों को सबक सिखाने का फैसला किया गया है। बाकायदा अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने खुद फ़ोन किया है अल जज़ीरा टीवी को, वहाँ पे कतर फ़ोन किया, उन्होंने कहा है कि इनको सबक सिखाया जाएगा। और दूसरी जानिब जो इलॉन मस्क हैं उनके हवाले से भी अब ये कहा जा रहा है कि उनके एड्स बंद कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस ने पाबंदी लगा दी गई है। जुर्म इनका क्या है, इन दोनों का, इनका कसूर क्या है? ये लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों के मज़ालिम के ऊपर जो है ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं,
इस तरीके से, वैसे तो ये वेस्ट बहुत आज़ादी इज़हार राय की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, लेकिन ये है इनका असल चेहरा जो अब दुनिया देख रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी से जुड़ी एक और ख़बर भी है गज़ा की सूरत हाल से कि कतर के जो वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अंसानी, उनका कहना है कि गज़ा में जो कैद, ये जो यरगमाली हैं, इनकी रिहाई के लिए कोशिशें अब तेज़ की जाएंगी ताकि गज़ा के अंदर जो यरगमाली हैं उनको जल्द से जल्द आज़ाद करवा दिया जाए। और उसके बाद आगे बढ़ के जो जंग बंदी का मुआहदा है, उन्होंने कहा यूरोपीय यूनियन भी इसमें हमारा ताउन करे, और जब हम यरगमाली को आज़ाद करवा देंगे उसके बाद जो जंग बंदी का मुआहदा है उस पर मज़ीद खुलकर इजराइल से बात की जाएगी। तो अब देखना यह है कि इस पर हमास राज़ी होता है कि नहीं। दूसरी जानिब इजराइल भी फिर जंग बंदी ये ना हो कि वो यरगमाली को आज़ाद कर दें, आज़ाद करने के बाद दोबारा से इजराइल की जानिब से अटैक कर दिया जाए। फॉर्मर एम्बेसडर आकिल नदीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आकिल साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, अब आपको क्या लग रहा है, आप सिफारती मामलात को बड़े करीबी से देखते हैं, आप ये जो अभी तक जंग रुकी नहीं है, अभी तक जो इजराइल के मजालिम है, आप समझते नहीं ये डिप्लोमेटिक ग्लोबल फेलियर है दुनिया का, किसी एक मुल्क की इसमें वो जिम्मेदार नहीं है, ग्लोबल फेलियर है कि अभी तक जो फ़लस्तीन में हो रहा है, यूरोप हो, अमेरिका हो, बल्कि ये तो उसके इत्तेहादी हैं, बाकी दुनिया मुस्लिम कंट्रीज़ भी मुकम्मल तौर पे बेबस दिखाई दे रहे हैं इजराइल के आगे। यकीनन आपने दुरुस्त कहा कि ये एक ग्लोबल फेल्योर है और ये एक उनका दुनिया का एक मॉरल फेल्योर भी है कि वो एक इतनी वहशियाना तरीके से एक शहर को, एक पूरे इलाके को, गज़ा स्ट्रिप पूरी को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अब उसकी कंट्राट जैसी शक्ल इख्तियार हो चुकी है, बच्चों को मारा जा रहा है। अब तकरीबन 3000 से ज़्यादा जो है बच्चे इसमें शहीद हो चुके हैं, ख़वातीन मारी जा चुकी हैं। तो जो हुकूमतों के लेवल पे तो शायद आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये कि जो ग्लोबल कॉन्शियस है, अगर आप उसकी बात करें तो आपको कल आपने देखा मेलबर्न में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने एहतजाज किया। इसी तरह लंदन में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। यूरोप की और बहुत सारे पूरी दुनिया में सर, पूरी दुनिया में लोग बाहर निकल रहे हैं जी। तो लेकिन हम ज़्यादा जब ग्लोबल कॉन्शियस की बात करते हैं, इजराइल की जो सपोर्टर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें अमेरिका और यूरोपियन जो ममालिक हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी अब दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। आप देखें कि स्पेन के वजीर आजम ने कहा है कि वो फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। आज जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू से और महमूद अब्बास से बात की, तो उन्होंने भी उसमें कहा है कि अब आपको इसमें ख्याल करना चाहिए कि आप शहरियों को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आपने सिर्फ आपका दहशतगर्दों के खिलाफ आपका अगर प्लान है तो आप सिर्फ दहशतगर्दों पे फोकस करें और सिविलियन की जान बचाई जाए। तो ये अब ग्लोबल प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये कि देखें इसमें इजराइल एक बहुत बड़ी मजबूत कुव्वत है और यूरोप और अमेरिका समझते हैं कि वो मिडल ईस्ट में उनकी एक प्रॉक्सी स्टेट है और वो उसके दिफा के लिए हर कदम उठाने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इजराइल से ज़्यादा उनका लॉयल एलाई कोई भी नहीं है और वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट जगह पे मिडल ईस्ट के सेंटर में वो रियासत मौजूद है। तो वो अपने जो उनके फ्यूचर के जो मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए उसकी सपोर्ट करें। लेकिन अब मेरा ख्याल में उसमें अब डेंट पड़ना शुरू हो गए हैं और आप देखें कि आम यहूदी जो कि यूरोप में रह रहे हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे नाम पे आप इन गरीब फ़लस्तीनियों को, बेगुनाह फ़लस्तीनियों को ना मारे और उनको अपनी अलग रियासत दिए। आप फ्री पैलेस्टाइन के नारे यहूदी तक लगा रहे हैं। तो ये एक चूँकि गज़ा के मुसलमानों का तो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नुकसान जो है वो इजराइल का हुआ है। इससे ज़्यादा नुकसान यूरोपियन और अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं उनको इस खत्ते में हुआ है। इससे ज़्यादा इतनी पहले शायद वियतनाम वार के वक्त इस तरह की एक नेशनल मतलब इंटरनेशनल अवेकनिंग दिखाई दी थी, जो कि अब दोबारा दिखाई दे रही है। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा सीरियस इशू है और वो तो है सर, एवरीबॉडी नोस कि इसकी टाइमिंग और इसकी इंपॉर्टेंस खत्ते में कितनी ज़्यादा है। बट आकिब साहब मैं चाहूंगी कि ये जो मुझे कंप्लीट करने दें। जी जी सर।
मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए अभी आप प्रेसिडेंट बाइडेन के बारे में जो लेटेस्ट पोल्स हुए उनमें उनकी इस मामले को हैंडलिंग में काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और काफ़ी उनकी लो रेटिंग आई है। उनकी पॉपुलैरिटी भी इस मसले में अमेरिका के स्टैंड की वजह से काफ़ी कम हुई है। जी फरमाइए। सर, जो कतर के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जो कहा है कि यरगमानियों को आज़ाद किया जाएगा, उस तरफ कोशिशें की जा रही हैं, इसमें चैलेंजेस क्या होंगे? आपको लगता है हमास मान जाएगा? यकीनन हमास ने ये यरगमाली इसीलिए लेकर गए हैं कि वो कुछ उनके साथ बारगेनिंग करना चाहते हैं। हमास के बहुत सारे कैदी जो हैं वो इजरायली जेलों में हैं। इसी तरह बहुत सारे वेस्ट बैंक से फ़लस्तीनी जो इजरायली जेलों में हैं और उनके कमांडर्स भी जो हैं वो भी इजरायली जेलों में। तो वो उनको निकालने के लिए उन्होंने ये पूरा मेरा ख्याल में ये एक ऑफेंसिव लिया था। तो इवेंचुअली वो राजी हो जाएंगे किसी न किसी बात पे कि वो उनका इजराइल का जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो रुक जाएं, उनमें कमी आए और उसके बाद जो है जो जितने भी फ़लस्तीनी या कैदी हैं उनको रिहा कराया जाए। तो यकीनन ये इवेंचुअली इसी बात पे सेटल होंगे। लेकिन अब ये है कि सूरत हाल काफ़ी बदल चुकी है। इस बुरी तरह गाज़ा को पहले कभी अटैक नहीं किया गया था, इतनी कैजुअलिटीज़ पहले कभी नहीं हुई थी। तो ये मेरे ख्याल में अभी वेस्ट बैंक में भी आहिस्ता आहिस्ता इसका असर फैलेगा और इजराइल के लिए अभी आगे। लेकिन आकिब साहब, आप इजराइल की ढिठाई चेक करें कि वहाँ पे जब एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये गलत हो रहा है, वहाँ पे उल्टा बजाय इस पे नादिम होने के, डिफेंसिव होने के, उनका रिज़ाइन डिमांड किया गया इजराइल की जानिब से। और बार बार इजराइल बड़े खुलकर, बड़ा वोकल होकर इस पे बात कर रहा है कि हम मज़ीद करेंगे। सर, बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि जब इजराइल मार मार के थक जाएगा, जब एक भी शख्स जो है गज़ा में ज़िंदा नहीं बचेगा, उसके बाद इजराइल का दिल करेगा तो वो सीज़ फायर की तरफ चला जाएगा। पूरी दुनिया तो हमें मुकम्मल तौर पे उनके आगे सरेंडर करती, बेबस होती दिखाई दे रही है। सर जी, अब यकीन ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ये कि बहुत सारी बैक चैनल बातचीत हो रही है और यूएन की तरफ से भी कुछ ना कुछ उसमें उनके जो वहाँ पे रिलीफ वर्कर्स वगैरह है उनको भी अभी मेरे ख्याल में वहाँ पे कुछ पहुँचे हैं, उनको इजाज़त दी जा रही। तो मेरे ख्याल में कुछ बैक चैनल पे कुछ ना कुछ हो रहा है और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आप बहुत लंबे अरसे तक तो इसको नहीं चला सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे इजराइल के लिए अपने भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्योंकि आप देखें कि इजराइल में नेतन्याहू की अपनी जो पॉपुलैरिटी उसमें भी बड़ी कमी आई। उनकी हुकूमत बड़ी कमज़ोर सी हुकूमत है। 1, 2, 3 जो अगर एक्सट्रीम विंग वाले, एक्सट्रीम फार राइट वाले जो लोग हैं, अगर उनकी सपोर्ट ना तो उनकी हुकूमत नहीं चल सकती। और फिर उसके बाद उनके खिलाफ एक और भी, जब उन्होंने अपनी इजरायली सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम किया तो उसके बारे में भी उनके खिलाफ काफ़ी गम और गुस्से का इजहार था और बहुत बड़े बड़े उनके खिलाफ मुजाहरे हुए थे। और अभी भी इस वाक़े से पहले भी हर इतवार और हफ्ते के दिन इजराइल में उनके खिलाफ मुजाहरे होते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको भी देखना होगा कि वो इस जो है कॉन्फ्लिक्ट को कितनी देर तक सस्टेन कर सकते हैं, पॉलिटिकली उनके लिए कितना ये मुमकिन होगा। तो वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे वो, उसके बाद ही मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ उसमें सेंस प्रिवेल करेगा और जो लिमिटेड अपनी के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने के बाद मेरे ख्याल वो भी सीज फायर की तरफ जाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। आकिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और यही है सूरत हाल इस वक्त, और इवेंचुअली हर मुसलमान की और हर इंसान की ख्वाहिश ये है कि जो फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे किसी भी तरीके से बंद किया जाए, टेबल टॉक की तरफ आया जाए, इन मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, बजाय कि इंसानी जान, और कितनी इंसानी जानें ज़ाया होंगी, उसके बाद जाकर कोई बीच में बड़े लोग आएंगे और उसके बाद इस मामले को ख़त्म किया जाएगा। आई थिंक अभी बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब बहुत कुर्बानियाँ दे चुके हैं।
मूली गाजर की तरह कट रहे हैं और अभी तक कट रहे हैं। हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, जो वहाँ पर जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि उनकी जो जर्नलिस्ट ऑन ड्यूटी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अभी मज़ीद कितनी और कुर्बानियाँ चाहिए, अभी मज़ीद कितना और खून बहना है, उसके बाद जाकर कोई इस जंगबंदी की तरफ आएगा। जो कुछ भी हो सकता है जंगबंदी की तरफ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नाज़रीन, हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।